अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार करिए। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो आज बड़ा औसम हो चुका है और लोग जो है वो काफ़ी खुशगवार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बारिशों का जो पिछले दिनों से कहा जा रहा था वो अब शहर फैसलाबाद के अंदर बरसती हुई दिखाई दे रही है। गुज़श्ता रात से मैना जो है वो वक्फे वक्फे से शहर फैसलाबाद के ऊपर बरस रही है, जिसकी वजह से मौसम तो खुशगवार हुआ ही हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ दर्जा रात में काफ़ी कमी देखने को मिल रही है और ठंडी हवाओं के झोंके जो है वो शहरियों के गालों को छू छू के गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी चेहरों पे मुस्कुराहटें देखने को मिल रही हैं। आइंदा 24 घंटे में कैसा रहेगा वेदर, देखेंगे हम अपने स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर के अंदर। मरियम रजा हमारे साथ मौजूद होंगी, हमारी रिपोर्टर, उनसे जानेंगे। मरियम, बताइएगा क्या सूरत हाल है शहर फैसलाबाद के मौसम की? जी बिल्कुल, बादलों का राज और ठंडी हवाएं जो हैं उन्होंने फैसलाबाद का रुख कर लिया है। गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश और इसके साथ ठंडी हवाओं ने शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो बिल्कुल तब्दील कर दिया है। दर्जा हरारत की बात करें तो दर्जा हरारत में कमी आई है, तो उसके साथ साथ जो गर्मी का जोर था जो पिछले कई दिनों से जारी था वो भी टूट चुका है। फैसलाबाद के मौसम की अगर बात करें तो सूरज मियां की जो है वो छुट्टी हो चुकी है, तो उसके साथ साथ गर्मी जो है उसका भी जोर टूट चुका है। बादल छाए हुए और यूं लगता है कि जैसे चंद ही मिनटों में दोबारा से बरस पड़ेंगे और फैसलाबाद के मौसम को जो है वो खुशगवार कर देंगे। अगर इस वक्त बात की जाए दर्जा हरारत की, तो महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दोपहर के वक्त में ज्यादा से ज्यादा जो है वो 33 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब जो है वो 60% है, जबकि हवाएं 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है और हवाएं चलने की वजह से ही फैसलाबाद का मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार है। और ये मानसून बारिशों की एक कड़ी है, जहां की कुछ फैसलाबाद के इलाकों के अंदर जो है तेज बारिश, तो कुछ इलाकों के अंदर जो है वो हल्की बूंदाबांदी और कहीं जो है हवाएं चलने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये खुशखबरी जो है फैसलाबादियों को भी सुनाई गई है कि आइंदा चंद रोज और इसके साथ साथ चंद घंटों के अंदर बादल जो है वो दोबारा से बरसेंगे और फैसलाबाद के मौसम को जो है वो मजीद खुशगवार कर देंगे। जी बहुत शुक्रिया मरियम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। शहर फैसलाबाद का मौसम जो है खुशगवार होने की वजह से शहरियों के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहटें भी देखने को मिल रही हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब, जैसा कि वेदर की सिचुएशन तो बताई, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे इश्यूज भी होते हैं जिनको हमने हाईलाइट करना होता है। आज खास तौर पे हम गंदम के हवाले से, फ्लोर मिल एसोसिएशन के हवाले से, फ्लोर मिल्स के हवाले से जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये देखने में मिला है कि गवर्नमेंट की तरफ से फूड अथॉरिटी को इस चीज़ की इजाज़त दे दी गई है कि वो फ्लोर मिल्स के अंदर जाके आटे की जो क्वालिटी है इसको चेक कर सकते हैं। अब इसकी वजह से फ्लोर मिल मालिकान को क्या इश्यूज़ आएंगे? इससे पहले क्वालिटी को किस तरह से चेक किया जाता था? क्या जो पहले पैरामीटर्स से गवर्नमेंट उनसे मुतमिन नहीं थी, इस वजह से फूड अथॉरिटी को ये टास्क सौंपा गया। और इसके साथ साथ गंदम की आज बोली लगाई जाएगी जनाब, जो बोली ज़्यादा लगाएगा उसको जो मालकान होंगे उनकी तरफ से आटा दे दिया जाएगा। लेकिन अब सूरत हाल ये बिल्ड हो गई है कि ये नई सिचुएशंस जो हैं ये हमारी मार्केट को, मैशियत को और आम आदमी पे क्या असरअंदाज होगी किस तरह से, और इसके साथ साथ मिल मालकान के ऊपर क्या किस तरह से असरअंदाज होगी, इस चीज़ के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनके साथ आपका तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ बिलाल डोगर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे सीनियर एंकर पर्सन है, आपको वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। और उनके साथ साथ शाहिद मुमताज़ बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि फॉर्मर चेयरमैन है फ्लोर मिल एसोसिएशन के। आपको वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। तो बिलाल की तरफ चलते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बिलाल साहब, बताइएगा ये जो फूड अथॉरिटी को टास्क दिया गया है स्पेशली, ये क्यों दिया गया है और क्या इससे पहले जो पैरामीटर्स थे उसके हवाले से भी बताइएगा, और क्या गवर्नमेंट उससे मुतमिन नहीं थी उन पैरामीटर्स से? अच्छा हनान, इसमें ये हुआ ये है कि सेक्रेटरी ज़राअत एक आए हैं, सेक्रेटरी फूड एक आए हैं, ये उनकी तरफ से जो कवानीन है उसके अंदर रद्दबदल की जा रही है। क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी तादाद में मुफ्त आटा स्कीम चली, उसके अंदर बहुत सपोर्ट मिलों ने की, चलाया सब कुछ। लेकिन अब जो ये सेक्रेटरी फूड बाद में आए हैं तो उनकी तरफ से जो इकदाम किए जा रहे हैं उस पर काफ़ी हद तक फ्लोर मिल एसोसिएशन जो है वो उस पर सरापा एहतजाज भी है और तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करिए। और साथ ही जो बोली का सिस्टम है, अब 3800 वाली गंदम जो है, 3900 वाली गंदम जो है, ये जाके जब बोली लगेगी तो ये सुना ये भी जा रहा है, ये तो बाजवा साहब क्लियर करेंगे, 44-4500 पे बोली शुरू होगी।
तो जब यहाँ से बोली शुरू होगी अगर ये मजीद महंगी होती है। लेकिन इसके अंदर जो सीएम पंजाब ने एक चीज़ कही है क्लियर की, वो कह रहे हैं कि पंजाब का जो महकमा फूड का एक डेफिसिट है, एक डेड लॉग, एक बहुत बड़ी तादाद में वाजिबुल-अदा चीज़ें हैं, उसको काउंटर करने के लिए, उनको जीरो करने के लिए ये इकदाम उठाया गया है जो उन्होंने फिलहाल के। लेकिन ये पॉलिसी सेक्रेटरी जो खुराक ने दी है, काफी हद तक अभी तनाव है अभी, क्योंकि कोटा जारी नहीं हुआ। अब गंदम कोटा होगा भी मेरे ख्याल में, तो गंदम बिकेगी, क्योंकि सरकारी पहले ही होता था अगर 3800 की गंदम है तो तकरीबन कुछ कम कीमत पे जाके सरकारी निस्फनामे पे कोटा जारी किया जाता था, ताकि वो ये गंदम लें, गंदम लेकर पीस के सरकारी निस्फनामे पर सस्ता आटा या एक सब्सिडाइज आटा करें। 3800 वाली गंदम 46 रुपये जाएगी, उसके असरात डेफिनेटली जब वो गंदम पिस के महंगा आटा ही आना, वो अब मिल वाला तो खुद से सब्सिडी नहीं देगा। तो दूसरी तरफ जो अभी सूरत हाल है कि चक्की वालों के पास भी नहीं है, और असल ये सब सिनेरियो जो क्रिएट हुआ है कि अफगानिस्तान ने जो गंदम लेनी थी पाकिस्तान से, हमेशा स्मगल होती है, उसने रूस से सस्ते दाम ले लिए। अब हमारे पास जो गंदम है उसका एकदम से जो स्टॉकर थे, मिलों वाले नहीं, जो स्मगलर थे, बयाना दे अपनी गंदम स्टोर करवा लेते थे, बाद में उठा लेते थे, अब वो तो भाग गए। अब किसान ने गंदम तो बेचनी है, गवर्नमेंट का टारगेट भी पूरा था। हमने इस पे प्रोग्राम किया था कि गवर्नमेंट को चाहिए दोबारा खोल ले अपना और गंदम की जो कलेक्शन इकट्ठी कर ले। इसमें कुछ कलेक्शन हुई भी है, कुछ तादाद बढ़ाई भी गई, लेकिन ताल अभी भी चीजों को क्लियर जो है वो भी सामने नजर नहीं आ रहा कि सिचुएशन है क्या, कि आया जो आटा अभी मार्केट में ईद के बाद 2200 वाला थैला जो है वो 1700 तक आ गया था, 400-500 का एक अच्छा कमी वाकया होती देखी गई। लेकिन उसके बाद ये जो बोली वाला सिस्टम आया, अब इसके असरात डेफिनेटली मार्केट में आएंगे, क्योंकि अभी ये लगेगी कब होगा क्या, इसका एक नोटिफिकेशन आया है, इसके ऊपर लाहे अमल क्या होगा, ये भी चीजें होना बाकी है मेरे ख्याल में। उबाइल साहब मजीद बताएंगे कि इनके साथ कोई मीटिंग हुई है, इनको कोई क्लैरिफिकेशन दी गई है, जिनको कुछ समझाया गया इस हवाले से। शाहिद साहब क्या कहेंगे जनाब, कोई मीटिंग्स हुई हैं आपके साथ? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं बहुत मशकूर हूँ अपनी ऑनरेबल कोर्ट्स का, खासतौर पे हाई कोर्ट्स का, कि जिस तरह बड़ा इंट्रो में बिलाल डोगर साहब ने बड़ी तफसील से ये मसले को उजागर किया, और पहले भी उन्होंने एक दफा इसको हाईलाइट किया। अच्छा, सब लोगों को पता है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनके पास पॉलिसी बनाने का कोई इख्तियार नहीं है। अब हर जगह पे वायलेशन हो रही है, लेकिन जो सेक्टर उठेगा, अपना मसला कहीं बयान करेगा, तो उसको मैं समझता हूँ कि कोर्ट से रिलीफ भी मिल सकता है। ये सारी बात जिस तरह डोगर साहब ने बताई कि साल से ये हो रहा था कि महकमा जो खुराक है, अच्छा ये पहले जो बात आप दोनों ने की है ना कि जो फूड अथॉरिटी को क्यों एंटर करना पड़ा, फूड अथॉरिटी का वहां डोमेन शुरू होता है जहां पे पहले अथॉरिटी ना हो। एक महकमा ही बनाया गया है जिसका नाम महकमा खुराक है, उनके बुरे SOPs हैं कि उन्होंने गंदम देनी है, फिर मौसम चेक करना है, उसके तमाम तर उसके जो बाइलाज हैं उसके मुताबिक हम काम करते थे। फूड अथॉरिटी तो उन महकमों के लिए बनाई गई थी कि जो बेहंगम काम कर रहे थे, जो रेडी वाला था, होटल वाला था, रेस्टोरेंट वाला था, जिनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। और खासतौर पर आज से कुछ 10 साल पहले जाएं तो ये सारे काम भी फूड महकमा खुराक ही कर रहा था। तो इसको तो सेग्रीगेट किया गया था कि नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ महकमा खुराक का काम सिर्फ और सिर्फ गंदम और आटे को देखना था, बाकी उनको रेस्टोरेंट को, होटल को और किसी को देखना मकसूद नहीं था उनका काम कोई भी। अब इन्होंने क्या किया, जो नए सेक्रेटरी साहब आए हैं, जिस तरह इन्होंने बताया कि रमजान में प्राइम मिनिस्टर की जो मुफ्त आटा स्कीम थी उसमें हमने बड़े अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया, हमें दूसरे अजला भी, दूसरे डिवीजन में भी भेजा गया, तो हमने अपनी पॉकेट से वो सारे कैरेज भी बर्दाश्त किए ताकि इनकी जो स्कीम है ये अच्छे तरीके से चल सके, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे तरीके से चली भी। कहीं कहीं कुछ चीज़ें देखें, जब आप यकदम कोई लॉन्च करते हैं कोई स्कीम बगैर किसी प्रैक्टिस से, उसमें कोई फ्ला होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम वो अच्छे तरीके से चली। अच्छा, अब उसमें ऐसा हुआ कि जिस तरह इधर बताया डोगर साहब ने कि 3900 में गवर्नमेंट ने खत्म गंदम खरीदी थी, 3900 रुपये मन फी जो है वो काश्तकार से खरीदी गई। उस वक्त ये कर्फ्यू लगा दिया गया कि कोई मिल वाला जो है ना वो 25 मन से ज्यादा गंदम नहीं खरीद सकेगा, ना काश्तकार, जिसकी अपनी मैं खुद जिम्मेदार हूं कि मैं 50 मन गंदम अपने घर नहीं रख सकता। ठीक है जी, यहाँ पे उल्टी गंगा बहती है कि करोड़ों रुपए का जो बंदा वो भाग जाए, जो 25 मन गंदम वाला उसको पकड़ ले। ये बड़ा लम्हा फिक्रिया था हमारी सोसाइटी के लिए भी, बीइंग ए फ्लोर मिल ऑनर भी और जिम्मेदार भी, एक शहरी के होते भी। तो फिर हमारी जो मेन एसोसिएशन है पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन, इन सब ने मिलकर फिर हमने अदालत का दरवाजा खटखटाया,
ये दोनों इशू पे हमें डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा रिलीफ मिला है कि हाई कोर्ट ने पहला ऑर्डर भी सस्पेंड कर दिया कि जी आपको कोई इख्तियार नहीं कि आप इंटरिम गवर्नमेंट में हैं, आप कोई नई पॉलिसी बनाएं, इसलिए कि जो फूड अथॉरिटी है वो दूसरे काम करे, मिलों को आप चेक नहीं कर सकते ताहुक्म सानी। और फिर दूसरी रेट हमने की कि जिसमें हमने कहा कि देखें अगर 39 वाली गंदम जो है आप उसकी रिजर्व प्राइस कहते थे कि 47 रुपये रखेंगे। जब कोई मिल ऑनर फैसलाबाद की मैं मिसाल देता हूं कि हमारी यहाँ 50 फ्लोर मिल्स हैं, तो अगर फर्ज करें उसमें से 5 फ्लोर मिल्स जो है ना वो बोली दे के वो 5000 रुपये ले जाते हैं, तो अब तो मेरी मर्जी है ना कि मैंने ऑक्शन में एक चीज़ खरीद ली है कि मैं उसका जो आटा है वो उसकी जो प्रोडक्ट है अपनी मर्जी के मुताबिक बेचूं, आप तो मुझे पाबंद नहीं कर सकते। तो ये बड़ा बहाम था इसमें, उसने बगैर सोचे समझे ये एक नई एक पॉलिसी जो ना स्टंट छोड़ दिया जिसका कोई खदो खाल नहीं थे। पहले आप उसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे किसी एक डिवीजन में, एक शहर में, किसी एक रीजन में चला के देखें कि अगर उसको चल सकती है। हम नहीं चाहते कि ये जो कोटा सिस्टम है या जहाँ की एम्बेरसमेंट होती है उसको देखना चाहिए गवर्नमेंट को। इस तरह तो आवाम को आटा जो था ना वो तो 3000 का भी नहीं मिलना था। जब मैंने या किसी एक बंदे ने ले लिया, चक्की वाला कहाँ से गंदम लेगा जी? आपने गंदम, आपने होल व्हीट आटा खाना, आप कहाँ से लेंगे? यकीनन जो गंदम मैं लूंगा उससे मैं आगे बेचूंगा। उसके सिलसिले में हम हाईकोर्ट पे गए तो हाईकोर्ट ने वो भी इनका फैसला जो है ना वो सस्पेंड कर दिया। उन्होंने कहा जी जो साल से चल रहा था तरीकाकार आप उसके मुताबिक चलाएं, जब नई पोलिटिकल गवर्नमेंट आएगी वो देखेगी इसे खदोखाल कि क्या इसके ऊपर अमल पैरा हो सकता है कि नहीं हो सकता। आज की डेट तक तो वो दोनों ऑर्डर जो है वो सस्पेंड है। और आटे की जो सूरत हाल इस वक्त है कि जैसे बिलाल भाई ने बताया कि पहले इन्होंने खुद खरीद ली और जो स्मगलर से उन्होंने होल्ड की हुई थी मुख्तलिफ एरियाज़ में, ख़ास तौर पे साउथ में, अब गवर्नमेंट ने अपनी परचेज बंद कर दी है। अब जब स्टाकिये ने यह सुना कि गंदम की जो कीमत है वो स्टार्ट होगी 47 रुपये में, उसने वो मजीद होल्ड कर लिया। आज का रेट मजीद बढ़ गया। आजकल जो है फैसलाबाद में जो है ना 45-46 रुपये फी मन गंदम अवेलेबल भी नहीं है। अब मेरी सूबाई हुकूमत से या ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश है कि लोगों को आटे की इन दिनों में बहुत किल्लत है। आप फिलफौर आपके पास 40 लाख मेट्रिक टन गंदम है, आप उसकी कोई पॉलिसी बना के अवाम को सस्ता आटा दें ताकि अवाम जो अभी देखें हमारे जितने लोअर मिडिल क्लास एरियाज़ हैं वहाँ पे जाके देखें कि एक 10 किलो का बैग 1400 रुपये का मिल रहा है। चले बड़े स्टोर्स पे या अपर मिडिल क्लास को तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मजदूर आदमी है उसको 1400 से लेके 1500 रुपये तक है, क्योंकि जब रिटेल में जाएगा, जब उसने खाता लगवाया व उधार देना है उसका तो और 100 रुपये पड़ जाएगा। तो अभी इनके पास वाफर गंदम मौजूद है। अभी इनको चाहिए कि ये हमारी एसोसिएशन से बैठ के, और आज की इतला है कि आज प्राइम मिनिस्टर ने उनको बुलाया हुआ इस्लामाबाद सेक्रेटरी फूड को, डायरेक्टर फूड को, कि हमें कोई पॉलिसी नहीं बना के दें। जो कि पहले उनकी पॉलिसी तो वो कट डाउन होगी ना, जो अदालत ने कर दी। उम्मीद है कि ये अब नई को पॉलिसी बना के तो आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। और दूसरा जो स्टाकिया है उसकी कमर तोड़ने का एक ही जरिया है। मैं कई प्रोग्रामों में आपके और साल से ये कह रहा हूँ कि जब आप गंदम की परचेज शुरू होती है ना उस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक रेट अनाउंस कर दे आटे का कि जी हमने रिटेल में आटा इस कीमत पे बेचना है, मिल वाला लेना चाहे तो ले ले, स्टॉक करने वाला चाहे तो ले ले। जब उसको पता है कि मेरी गंदम की रेट ऊपर जाना ही नहीं है तो वो क्यों करेगा। अब पिछले सालों का तजर्बा ये है कि गंदम 5000 में चली गई थी, 5500 पे चली गई थी। अब जो माफिया है मैं समझता हूँ उसमें वो हमेशा अपना किरदार अदा करता है, चाहे वो चीनी में हो, आटे में हो, घी में हो, किसी में भी हो कार्टेल जो है। तो उनका कला कमा करने के लिए गवर्नमेंट को मुस्तकिल पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि किसान भी खुशहाल हो और आवाम को भी वो सस्ता और मियारी आटा भी मिले। हमें चाहिए कि गवर्नमेंट को जो हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर सब्सिडी दे। हम एक ज़रूरी मुल्क हैं, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, हम भी पढ़ते रहे हैं, पहले बुजुर्ग भी के ज़रूरी मुल्क है। यहाँ इकॉनमी की जो है वो इमरजेंसी लगाने के बजाय मैं ये समझता हूँ कि 5 साल के लिए ज़रूरी पॉलिसी के ऊपर आप लगा दें इमरजेंसी, ताकि जो हमारा मेन 40% जो मजदूर है या 40% तबका है वो ज़राअत से मुंसलिक है। तो हम देखें दालें भी जारी बाहर से मंगवाते हैं, गंदम अभी हमें फिर 20 लाख मेट्रिक टन बाहर से मंगवानी पड़नी है। अच्छा, फिर हमने ये मुतालबा किया कि जी अभी इंटरनेशनल रेट जो है वो बहुत कम है, आप हमें इजाज़त दे दें तो हम मंगवा लेते हैं प्राइवेटली, लेकिन वो भी नहीं, डॉलर का इशू है आपके साथ।
लेकिन अब बिल्कुल तो ठीक मैं कहा। बादल साहब उसकी पाबंदियां हटा दी गई हैं दरामद की, और ऊपर से रूस से B2B ट्रेड है। मैं कहा हम अब गंदम मिलों वाले अब तो हर कोई खरीद सकता है। नहीं सर, उसमें प्रॉब्लम फिर वही डॉलर की है ना। हमने इनको एक और तजवीज़ दी थी, आप यूँ कर लें कि बहुत सारे ऐसे हमारे रिसोर्सेज होते हैं कि जी हम कुछ गंदम जो है ना वो डॉलर रेंज कर लेते हैं बाहर से, जो हमारे ओवरसीज़ हैं, तो हम गंदम ले आते हैं, हमें सस्ती पड़नी है, तो चले आपके पास ये अगस्त सितंबर अक्टूबर निकल जाएगा। लेकिन ये आपको पता है कि कौन सा आज इजाज़त देनी है और कल आ जानी है, इसके लिए टाइम टेकिंग होता है। फूड अथॉरिटी की तरफ से जो हाँ। मामला थे उस पर क्या कहेंगे? सर फूड अथॉरिटी से देखिए बोर्ड अच्छा अदारा है, हम उसको उसकी तनकीद नहीं करते, लेकिन एक आप जैसे मीडिया, आपके ऊपर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी पहले बनी हो, पैमरा है, तो आपको उसके मुताबिक पहले डाल दिया जाता है कि जी आप ये SOPs के मुताबिक अपने काम करेंगे, ये आपके होंगे, सारा कुछ होगा। उसके बाद एक तीसरी एजेंसी के ऊपर आपको डाल दिया जाए कि जी वो आपको मॉनिटरिंग करेगी। तो मेरा ख्याल कि हर कोई इस पर एहतजाज करेगा। फूड अथॉरिटी देखें, और पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान भरा पड़ा है जहाँ पे और चीज़ें खाने पीने वाले। इससे पहले मुझे ये बताएं कि किस तरह से गंदम की क्वालिटी को चेक किया जाता था? हमारा फिर उनसे एक और मुतालबा था सेक्रेटरी साहब से कि ठीक है जी हमें कोई इतराज़ नहीं, देखे जिसने काम करना है पॉजिटिवली उसको क्या इतराज़ है कि उसको आप चेक करें, मीडिया भी चेक करता होता है, उसको इंतजामिया भी चेक करती है, उसको और अदारे भी चेक करते हैं। ठीक है, हमारे ऊपर तो कोई 15 से 20 अदारे होते हैं जब आटे की तरसील होती है ना, यानी पटवारी से लेके तहसीलदार, AC, फिर उसके पास मीडिया का भी किरदार होता है, और IB वाले, स्पेशल ब्रांच वाले सारे उसको देख रहे होते हैं कि जी इनकी तरसील कैसे हो रही है। हमने कहा जी जो आप हमें वीट देते हैं ना अपने सरकारी गोदामों से, तो आप फूड अथॉरिटी को ये भी परमिशन दे दें कि जब हमें गंदम मिलेगी वो भी उसका एक बाकायदा टेस्ट करे, कि जब आप हमें जंग से या किसी और ज़िला से मंगवाते हैं, या जब गंदम को पानी लगता है, उसमें मट्टी मिलाई जाती है, उसमें बड़ा कुछ और इंसेक्ट्स होते हैं और बहुत सारे, तो वो जब हम उसको साफ करके सारा कुछ करके आप उसे कहते 2% उसकी रिजेक्शन निकल जाती है, वो भी आम गंदम जो रूटीन की होती है। तो जिसके साथ ये इन्होंने किया कुछ होता है, वो तो मैं आपको कई दफ़ा मीडिया वाले दोस्तों को दिखाया कि ये गंदम देखें आ रही है जो गली सड़ी है, ये खाने के काबिल ही नहीं है। तो जब आप वो गंदम देंगे तो उसका आटा कैसे बनेगा, तो उस पर भी बैकआउट हो गए। तो फिर हमने मजबूरन जो है ना इनसे डायलॉग करते रहे कि जी आप इस तरह करें, आप अपनी जो रिलीज पॉलिसी आएगी गंदम की, उसके अंदर मजीद कदगन लगा लें कि जी इसका मॉइस्चर इतना होगा। देखें ये कहते हैं कि जी 13% मिसाल के तौर पे आटे का मॉइस्चर होना चाहिए, तो जब हमें वीट देंगे वो 15% वाली होगी उसको पानी लगा के, तो हाउ कैन पॉसिबल कि हम उसको कम कर लेंगे, पहले तो सुखाएंगे। ठीक है, हालांकि उसको हमने पहले धोना होता है, उसको वॉश करना, उसका तो 1-2% मॉइस्चर बढ़ना होता है। तो ये साल से काम चल रहा था, लेकिन इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। उसके बाद फिर हमने मजबूरन जो है ना हमारी मेन एसोसिएशन ने वो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की। उसमें मुअज़्ज़ज़ अदालत ने ये कहा कि देखिए पहले ही उनके पास एक अथॉरिटी है तो आपको इख्तियार ही नहीं है बेसिकली। उन्होंने वो उनका जो ऑर्डर था वो टिल फर्दर ऑर्डर सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ ये भी होता है ना गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस तो होती हैं इंतजामिया को। हमें उससे कोई इतराज़ नहीं है। देखें जो जिसने काम करना है वो उसे क्यों इतराज़ हो कि मुझे को आप चेक न करें। आप देखें आपकी मिसाल है कि आप मीडिया से मुंसलिक हैं, आप ये कहेंगे हमें कोई अदारा ना चेक करे, तो आप क्यों कहेंगे जब आपने एक हेल्दी काम करना है तो आप कहेंगे 100 अदारे चेक कर लें। हमें उस पर चेकिंग पे कोई इतराज़ नहीं है, उनके SOPs पे कोई इतराज़ नहीं था। हमारा था कि जहां से हमें रॉ मटीरियल मिलना है पहले वो भी चेक कर लें कि क्या वो स्टैंडर्ड का है। अच्छा, गंदम प्रोक्योरमेंट के हवाले से क्या कहेंगे, इस दफा मेरिट पे हुई है, आपको क्या लगता है? सर मैं इनका तरीकाकारी गलत है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। देखिए मौला जट बना दिया जाता है जब ये अफसरों हमारे भाई हैं कि जी सारी रात AC बेचारे जो है ना वो सड़कों पे गश्त कर रहे होते हैं, जी एक ट्राली पकड़ ली, 2 ट्राली पकड़ ली, ये तरीकाकार गलत है। किसान को आपने अच्छा हैंडसम रेट दिया है, आप उसका मैकेनिज्म बनाएं। जब आप किसी चीज़ के अंदर फला छोड़ेंगे, अच्छा जब इन्होंने रेट अनाउंस किया था कि जी 39 रुपया फी मन, मैं समझता हूँ कि बड़ा पुरकशिश रेट था किसान के लिए। आप ये कहते साथ ही मैं आपको बताऊं कि आज से 5 साल पीछे जाए ना तो एक वीट पॉलिसी बनती थी दिसंबर में कि जब किसी जिन्स की या किसी खाने पीने वाली चीज़ की काश्त होती है उस वक्त उसकी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जी हम इसका जो परचेज रेट ये रखेंगे ताकि किसान को पता हो कि मैंने गंदम काश्त करनी है कि मैंने उसके मुतबादल कोई चीज़ काश्त करनी है। फिर साथ ही उनको अनाउंस करना चाहिए, गवर्नमेंट के पास सारे स्टैटिस्टिक्स होते हैं कि जी हम आने वाले सीजन में आटे का रेट मिसाल के तौर पे मैं दे रहा हूँ कि 10 kg का 1100 रुपये में दें।
और कोई आटा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर नहीं होगा, एक आटा होगा, एक उसकी पैकिंग होगी, जिसने जितनी गंदम ले लिया ले ले। बिल्कुल, इस पे मजीद गुफ्तगू करते हैं डिटेल में, लेकिन ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया। तो नाज़रीन यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ आना। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ शायद मुमताज़ बाजवा साहब मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। बाजवा साहब, ब्रेक से पहले मैं चाहता हूँ जैसे आपने बात छोड़ी थी वहीं से कंटिन्यू। अच्छा, दूसरा ये अभी जैसे बात आपने की थी ना कि सीएम पंजाब ने कहा कि हमने वो सारा कर्जा उतार दिया जो कैरी फॉरवर्ड था, उसमें देखें कैलकुलेशन पे नहीं गए। मेरा ख्याल है कि 600 अरब उनका कैरी फॉरवर्ड है, और वो क्यों है कि मुख्तलिफ अदवार में, ये आज से नहीं है कि पिछले चौथे 5वें टेन्योर से है कि जब कोई सीएम या पीएम जो अपने रमज़ान में या और किसी खास ओकेजन पे सब्सिडी दे देते हैं, तो वो फेडरल गवर्नमेंट इनको पे करनी है। एक्चुअली वो महकमा खुराक मकरूज़ नहीं है, वो फेडरल गवर्नमेंट ने हमें देने हैं, महकमा खुराक को, सूबाई अदारे को। अब इन्होंने 420 अरब लिए हैं मुख्तलिफ बैंकों से, उसकी इन्होंने गंदम लेकर रखी है 40 लाख मेट्रिक टन। अच्छा, अगर ये उस तरीके से बेच भी दें ऑक्शन करके, तो ये अराउंड 500 अरब की होगी, और 500 अरब में से आप 420 वापस करेंगे, फिर उसका मार्कअप भी होगा 25, 30, 35 अरब, आ जाके आपको को 15-20 अरब जो बचेंगे। लेकिन उससे होगा क्या कि अवाम की चीखें निकल जाएंगी। जब मैं 4700 रुपये में या 5000 में गंदम उठाऊंगा जहां से और लेके फैसलाबाद आऊंगा, तो मैं तो अपने एक तरीकाकार के मुताबिक उसको बेचूंगा ना, कि मैं उसका फाइन आटा बनाऊं, उसका मैं मैदा बनाऊं, या उसकी जो भी क्वालिटी बनाऊं, या उसका मैं पैकिंग 10 किलो की करूं, 5 किलो की करूं, 20 किलो की करूं। आप मुझे पाबंद नहीं कर सकते हो। इन्होंने थोड़ी सी कदगने साथ लगाई थी, लेकिन फिर अदालतें खुली हैं कि जब आप लफ्ज आ जाता है ना ऑक्शन का, नीलामी का, नीलामी के बाद तमाम तर हक़ किसी चीज़ के भी अगले बंदे के हो जाते हैं जिसने उसकी बिड भरी होती है, तो आप फिर ये काम नहीं कर सकते। लिहाजा ये इनकी जो स्कीम है ये तो चलने से पहले फेल हो गई है, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह के अदालत आलिया ने भी हमें जो है उसमें बड़ा रिलीफ दिया है कि नहीं भी आवाम को सस्ता आटा देने के लिए जो पुरानी आपकी पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर आप एसओपी तय करें। अभी जब हमसे बैठेंगे एसोसिएशन से, रेट तय होगा, हमारे ग्राइंडर चार्जेस देंगे, फिर हमें उसका फ्रेट देंगे, एक नॉर्मल सा एक फार्मूला बनेगा, उससे आवाम को सस्ता आटा मिलने की जो उम्मीद है कि आज अगर प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं तो कोई ना कोई अच्छी हवा का झोंका जो आवाम के लिए आएगा। बिल्कुल ठीक कहा। बिलाल साहब, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? अच्छा हनान, ये आटे का मसला बड़ा सेंसिटिव इसलिए कि हर फर्द वाहिद ने खाना भी है और ये हमारी डेली नेसेसिटी है। और अभी तक जैसे भाई साहब ने कहा तो बहुत सारी लोग रेजिस्टेंट हैं, मिलों वाले भी जितना काम चला रहे हैं। अब भाई साहब भी इस चीज़ के गवाह हैं, जब गंदम की खरीदारी होनी तब रमज़ान चल रहा था, कटाई होगी। अच्छा, आपकी दाल मिलें, राइस मिलें भरी पड़ी हैं, उधर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। अब सब छापे मार के इधर फ्लोर मिलों के अंदर तो किसी ने गंदम स्टॉक ही नहीं की, स्टॉक कर गया कोई और, ध्यान पड़ गया किसी और तरफ। अब गवर्नमेंट का भी टारगेट फैसलाबाद में, अगर फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बात करें, नहीं टारगेट, और ये कभी भी नहीं पूरा हुआ इनका तो आज तक। यहाँ तो इंतजामी नाली ना, आप यकीन करें कि हार्वेस्टर से भी गंदम उठा के ये लोग लेके आए हैं, खेत में मशीन लगी हुई है अभी चल रही है, उसके भी बोरे उठा लाए हैं कि आपने इतने कहाँ लेके जाने। मेरे पास ऐसे गवाह मौजूद हैं जिन्होंने कहा जी मेरे इतने हैं, मेरे अगले बाल इतने खेत है, मेरी इतनी फसल उगानी है, मुझे इतना बीज चाहिए। उनका बीज आप सरकार से खरीदेगा, और पिछली बार बीज 5500 का खरीदा है। 55 ये है, कुछ लोग जो पॉलिसी बना के देने वाले हैं, जो माइंड्स हैं, वो अपने आप को सब अच्छा दिखाने के लिए डीमोटिवेट करते हैं, चीज़ों को डिट्रैक्ट करते हैं ताकि हम अपनी कारकर्दगी, जैसे बाजवा साहब ने भी कैलकुलेशन बताई, अब वो सेक्रेटरी खुराक साहब को भी इतना तो मालूम होगा कि ये कैलकुलेशन के मुताबिक ये जो डेफिसिट है ये निकलने वाला नहीं है कैरी फॉरवर्ड वाला। तो फिर आप क्यों ऐसी अनाउंसमेंट्स करवाई जा रहे हैं जिससे आपको लग रहा है कि आवाम को, या आप एक अच्छा नारा तो बना लेंगे लेकिन डेफिनेटली इसका बैकअप पे बहुत बुरा असरात मुरतब होंगे। अब 5000 वाली यहाँ मैं फॉर एग्जांपल आपको कहूँ कि 3500-3600 रेट आ गया था जिस दिन अनाउंस हो गया था कि अफगानिस्तान ने रूस से गंदम ली, 3500-3600। मुझे पता है कि 3400 तक मैंने एक बंदे को कहा, उसने कहा आज बिक्री है 3400, लेकिन जिस दिन ही ये बोली का ऑप्शन की बारी है ये साथ ही 4500 फिर क्रॉस कर गई है, क्योंकि 4700 से बोली क्रॉस होगी तो उससे नीचे तो कीमत नहीं आनी, इससे ऊपर ही बोली, इससे ऊपर ही ओपन मार्केट में भी इससे ऊपर भेज दी। ये तो वो है जो सरकार नीचे आएगी भी तो 4600 तक बिक जाएगी, ताकि जरा मिल वाला कहेगा चलो मैं 4600 की लेके ये शो करूंगा कि मुझे जरा महंगी मिली है तो मैं जैसे। लेकिन देखें, ये बाजवा साहब की बात ठीक है, अगर ऑक्शन में आप जाएं तो जो चीज़ आपको ऑक्शन में मिलती है आप साइन करते हैं उसका वहां पेमेंट करके, ये अब मेरी हो गई,
इसके साथ मैं जो मर्जी करूं, मैं बेशक इसका जानवरों को वंडा बना के खिलाऊं या इंसानों के लिए आटा बनाऊं, ये मेरी स्वाबदीद है क्योंकि मैंने इसको परचेज कर लिया। यहाँ गवर्नमेंट की जो दायरा इख्तियार है वो खत्म हो गया। बल्कि मैं तो ये कहूँगा अगर 4700 के हिसाब से वो सेक्रेटरी खुराक साहब ये गंदम बेचते तो बाद में कहीं सब्सिडी देने की बारी आती तो गवर्नमेंट बिल्कुल मफलूज हो जाती, क्योंकि आपके पास तो कुछ है ही नहीं। आपने तो 4700 पे बेच दी, आप इस 4700 वाली को आप कहेंगे जाके 3000 की मिल वाले को इसे सब्सिडाइज बेचें, वो कहेगा नहीं भाई 100-200 बैग ले लो जरा अल्लाह वास्ते लेना, एक तो बोता नहीं मैं दे सकता क्योंकि मैंने 4700 की खरीद के मैं आपको 3000 की कहां से दे दूं। गवर्नमेंट के पास जब 3800 की पड़ी होती है तो वो सब्सिडाइज कीमतों के ऊपर जो उन्हें सपोर्ट मिलती है या अमदादें होती हैं या दीगर अदारों की तरफ से सपोर्ट होती है, उस मद में वो 800-900 कम करके 3000 की देंगे तो चलें आटा यहीं 1600-1500 का जब बिक रहा है बिकेगा। अदरवाइज ये तो 4000 का 3000-4000 क्रॉस करेगा, मिनटों में कर जाएगा। और इस वक्त भी मार्केट के अंदर प्राइवेट आटा है, सरकारी आटा तो है ही नहीं। अब आम आदमी जो बाजा साहब ने कहा बिल्कुल वो 1600-1700 की गंदम का आटा बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो कैसे बर्दाश्त करेगा। और इस साल बहुत लोगों ने कोशिश की है कि हम प्राइवेट गंदम खरीद लें, लेकिन लोगों के पास इतनी सख्त नहीं है, वो घरों के अंदर ड्रम खड़े कर लें या वो जैसे पंजाबी में हम पड़ोला कहते हैं वो खड़ा करके ऐसे स्टॉकिंग पोजीशन में ले आए, लेकिन वो कहाँ लेके जाएंगे। लोगों के पास तो घरों में पोर्च में अपनी गाड़ी खड़ी करने की जगह मुश्किल से सड़कों में बाहर खड़ी की होती है, तो लोगों के पास स्टॉकिंग की तो जगह नहीं है। तो फिर आखिरकार हर घर वाला अब अपनी जरूरत की गंदम के आटे की कीमत बहुत ज्यादा है, तो जब आप यही 10 किलो वाला थैला लगाएंगे तो चल गया 1500-1600 रुपए तक। और अब चक्की वाले क्या कह रहे हैं, अब देखें ना, मैं एक बात छोटी सी कहता हूँ, एक मजदूर है जिसने दिहाड़ी लगाई 500 की या 1000 रुपए की लगाई, वो 5 किलो आटा लेके जाना, उसके घर कोई लोग हैं 3-4 किलो ले जाए, अब वो 3-4 किलो आटा 500 का ले जाता है तो पीछे उसे क्या बचा भी नहीं है, क्योंकि सरकार का 10 किलो का थैला था कीमत पे एक दुकान के ऊपर भी दस्तयाब हो, ताकि अगर एक आदमी जिसकी 500 दिहाड़ी है उसने 2 किलो आटा खरीदना है तो वो कहां से खरीदे, यानी कि वो पूरा थैला खरीदे। अब पूरा थैला सरकार का 1200 तक आखिरी बिका है, 1500-1600 का दिहाड़ी 500 की है, अब वो थैला 1500-1600 का कहां से ले ले। डेफिनेटली वो जो दुकानदार है उसे खोल के बेचेगा, उसने भी अपने 50 रुपए और डाल देने हैं। अब ये आटा जो है 170, 180, 190 तक बिकेगा, जब इतना बिकेगा वो 500 की दिहाड़ी वाला 200 का तो आटा लेगा, अब 300 का कोई चीनी लेगा किलो, कुछ वो भी 100 रुपए तक पहुंची, 100 से क्रॉस कर रही है, 100 की वो कोई और चीज देगा, तो कैसे गुजर बसर होगा। महीने बाद वो हैंड टू माउथ है, वो बिल बिजली के देने हैं, उसने किराया अदा करना है, उसने कोई पेट्रोल बढ़वाना है, 200 का पेट्रोल भी चलो लीटर आधा लीटर भी से ऊपर लगा ले तो पौने की लीटर वो 200 का ये लग गया, दिहाड़ी तो गई। अब ये अंदाजा लगाएं कि एक आम शख्स जो दिहाड़ीदार तबका है वो 500 से 1000 लेके जब निकलेगा तो अपने घर की जरूरियात पूरी करने से भी कासर है, और ये हकीकत है, इस वक्त नजर आ रहा है। मेरे ख्याल में वजीर आजम ने गुज़िश्ता रोज सही कहा, जब IMF के मुआहदे के ऊपर खबर आई तो उन्होंने कहा ये कोई बहुत खुशखबरी की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए एक अहम अलमिया है कि हम IMF से मुआहदा कामयाब होने पर होने के नाते उन्होंने एक अच्छी चीज कही कि ये हमें शर्म का मुकाम है कि हम आज किसी से कर्जा लेकर खुश हो रहे हैं जी हमारा डॉलर गिर गया। हमें ये चाहिए कि हम ये कर्जा लेने की पोजीशन में ना आए। और ये उन्होंने एक अच्छी बात की कि अब हमें फैसला करना होगा कि 9 माह तक ये जब ये IMF का मुआहदा निकल जाए, ये टर्न्योर पूरा हो जाए, तो हमने ये फैसला कर लेना कि हमने दोबारा इनके पास नहीं जाना, हम अपने पाँव पे खड़ा होंगे। अच्छी चीज है 4 अरब से ऊपर रिजर्व गए हैं आपके, ये 10 रुपए जो डॉलर गिरा इससे भी रिजर्व के अंदर कुछ अच्छा इजाफा होगा। सऊदी अरब और UAE का और सऊदी अरब का एक बहुत अच्छी चीज़ सुनने को मिली है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जो आसिफ अली जरदारी कुछ वहाँ मुलाकात करके हैं, उसके अंदर कोई दुबई बहुत बड़ी ज़राअत के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है और 20 अरब से ज़ायद की सऊदी अरब लेके आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये इन्वेस्टमेंट्स ऐसे की आएंगी, पाकिस्तान के अंदर ज़र मुबादला आएगा तो डेफिनेटली ये बहुत सारी मुश्किलात हैं जो हमें ये बादल छटते नजर आएंगे। और इनकी बका की जंग है हनान शहबाज शरीफ साहब की कि अगर वो दोनों जमातें, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को किनारा इख्तियार नहीं करवा सकती इस पूरे सिनेरियो से, क्योंकि अगर इलेक्शन में जाना है तो अवाम को रिलीफ देना होगा, वगरना ये आटे का एक साल का मसला नहीं, ये सालों का मसला है और ये फिर चलता जाएगा, क्योंकि ज़रई इस्लाहात बहुत ज़रूरी हैं, मौशत के ऊपर इस्तेकाम बहुत ज़रूरी है। और जो एक बहुत बार आपके प्रोग्राम में जिक्र हुआ, मेरे प्रोग्राम में जिक्र हुआ, चार्टर ऑफ इकॉनमी की तरफ बढ़ते हुए आसिफ अली जरदारी के अल्फाज थे, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। उधर बढ़ना होगा, चार्टर ऑफ इकॉनमी करना होगा, इकॉनमी को सबको इकट्ठा होना होगा, वो अपोजिशन हो गवर्नमेंट हो, इकॉनमी को डिस्टर्ब ना करें। ये मुल्क चलेगा, सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन अच्छी वाइब्स नजर आ रही हैं।
अल्लाह करे वो जो नजर आने वाले इशारे हैं वो पूरे हों तो हम अच्छे और तरक्की की तरफ गामजन हो सके। क्यों जी, आपको भी ये इशारे अच्छे ही नजर आ रहे हैं? देखिए अनान साहब के जिस तरह डोगर साहब ने बड़ा अच्छा इस पर तजिया किया है कि कर्ज लेके खुशियाँ करना कोई अच्छी बात नहीं। यूएई से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है गुजरात में भी कह रहे हैं काफ़ी काम कर रहे हैं, जो हमारे साउथ में ज़मीनें पड़ी हैं। अब आप लोग सर्वे करवाएं कि पूरे पाकिस्तान में ऐसी ज़मीनें पड़ी हैं कि जब से पाकिस्तान बना है वो टच नहीं हुई। टच मीन के अभी उस पर काश ही नहीं हुई। अच्छा, दुनिया चांद पे चली गई है। आप हमारे घरों में सोलर आ गया, हर जगह आ गया, कई ऐसी नई से नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि अब वहाँ काश्तकारी करना बहुत आसान है। लेकिन आम एक गरीब किसान के लिए मुमकिन नहीं है जब तक आपके पास कोई पोलिटिकली ओनरशिप ना हो, कोई सियासी हुकूमत उसको उसकी सरपरस्ती ना करे। सरपरस्ती करने के बहुत सारे तरीके हैं कि आप उसके अंदर जाके सब्सिडाइज उनको सोलर दें, वहाँ पे बोरिंग का निज़ाम बेहतर करें। मैं खुद जिम्मेदार हूँ, हमारी ज़मीन बकर में है, तो वहाँ पे तो सिर्फ चले भी काश कर लेते हैं, साल के बाद अल्लाह अल्लाह खैर सलाह हो गए ना हो गए। हालांकि वो किलोमीटर के हिसाब से यानी मीलों के हिसाब से ज़मीनें पड़ी हैं। और वो थल के नाल भी उसकी एक पार्ट है, उसको यूटिलाइज करें। दूसरा, जिस तरह बिलाल भाई ने कहा कि वापस हम आते हैं टॉपिक की तरफ कि आटा जो है, देखिए एक गरीब आदमी आजकल इस पर कोई दो राय नहीं है कि 1000 से ज़्यादा कहीं किसी मजदूर की मजदूरी नहीं है। अगर वो अपने घर से 5-7 किलोमीटर या 10 किलोमीटर मजदूरी करने जाता है, उसका 200 का पेट्रोल लग जाता है, वो तो आप निकाल दें उसका। बिल्कुल, इस पे मजीद गुफ्तगू करते हैं लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ शाहिद मुमताज़ बाजवा मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। भाई साहब, जो ब्रेक से पहले आप गुफ्तगू कर सर, मैं इसमें ये अर्ज कर रहा था कि जो मजदूर आदमी है उसकी देखिए मजदूरी सारे दिन की 1000 रुपया मैक्सिमम, मिनिमम तो इससे भी कम है। अगर वो 2, 4, 10 किलोमीटर दूर की मजदूरी पे जाता है तो उसका तो 200 रुपया पेट्रोल का मिनिमम निकाल लें। उसके बाद उसके पास बचा 800 रुपया। घी कितना महंगा है, चीनी कितनी महंगी है, दालें, ये 4 चीज़ें उसकी बुनियादी ज़रूरत है एक आम मजदूर आदमी की, कि वो दाल पकाएगा, घी डालेगा, रोटी बनाएगा। अब जैसे बिलाल भाई ने बताया कि वो 1-2 किलो तो आटा ले जा नहीं सकता। अब जैसे बिलाल भाई ने अब 1500 का बैग वो कैसे खरीदेगा? अब 1500 का बैग वो कैसे खरीदेगा? चले वो 2, 4, 5 दिन जमा करके ले भी गया। अच्छा, ये साल से इसमें गवर्नमेंट को आसान नहीं करती उन पर, अपनी जितनी आवाम है उस पर के देखें, और इतने शहाना खर्चे हैं, उस पर 1% कट लगा लेना ये तो आटा इतना सस्ता हो जाए कि आम आदमी जो है ना वो उसको लाइनों में लगने ना पड़े। लेकिन सिर्फ ये है कि अदारों को उसकी पॉलिसी बनानी चाहिए। हमारे बेसिकली जो अदारे हैं ना वो काम करना छोड़ गए। पाकिस्तान की जो डाउनफॉल शुरू होता है ना, हम आम आदमी को, सियासतदान को क्रिटिसाइज करते हैं, इसमें सब हम शामिल हैं कि हर बंदा जहाँ बैठा है, जिस अदारे में बैठा है, अगर वो शुमारियात में बैठा है तो वो उधर ही बैठा है, उसने स्टैटिस्टिक्स बना देने हैं, दफ्तर से बाहर निकलना नहीं, मार्केट में क्या पोजीशन है उसने वहीं से फ्लोट कर देना, महंगाई इतने % कम हो गई है। आप सब दोस्त बताएं कि जैसे बिलाल भाई ने बताया कि जी इसमें मुबारकबादें हो रही हैं, जी IMF से हमारा मुआहदा हो गया, तो कहाँ आप सस्ती हुई चीज़ें TV पे सुन रहे हैं, इतने % महंगाई थी, इतने % कम हो गया। ऑन ग्राउंड रियलिटी आप जाकर चेक करें, उसके मैकेनिज्म बनाएं जहाँ पे तो जो चीज़ ऊपर चली जाती है वो पाकिस्तान में कभी नीचे आई नहीं है। हाँ, उसके बहुत सारी चीज़ें फैक्टर होते हैं, जैसे अभी डॉलर कम हो रहा है तो उसका आम आदमी को फ़ायदा पहुंचना चाहिए ना। आप कोई जूती लेने जाएं, आप कोई कपड़े लेने चाहें तो वो अभी भी वही रेट है। खाने पीने के अलावा भी इंसान की दूसरी ज़रूरियात है। बिजली के बिल देखें, उसमें ये फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी हनान भाई, मैं एक चीज़ ध्यान में, ये 170 से 77 रुपये है गैस की कीमत। हाँ। पूरे फेस्टिवल में 200 से ऊपर बिक रही है और ये पिछले 1 माह से बिक रही है LPG। हाँ। उनसे पूछे और जी पुराना स्टॉक पे है, अच्छा आप आज रेट बढ़ा दें, ठीक 2 मिनट बाद वो रेट ऊपर आ जाता है, जी वो रेट बढ़ गए। हम पेट्रोल पंप में ये देखते हैं, ये इस पे भी देखते हैं, ये ईमानदारी सिर्फ पुराने स्टॉक में होती है। हाँ, अगर रेट कम हो तब। अब अभी डॉलर सस्ता हुआ है, आप किसी से पूछ लें जाके, मैं कह रहा हूँ सूतर मंडी में पूछ लें, डाइस केमिकल से पूछ लें कि जाके खाम माल कितने का है, वो कहेंगे जी अभी 40 दिन बाद जो आएगा उस पर कीमत बताएंगे, अभी तो वही अभी है। नहीं बताएं। अच्छा आप बढ़ा दें, कहेंगे मार्केट अभी, अच्छा मार्केट अमेरिका में बढ़ी है, कीमत यहाँ बढ़ जाती है। यहाँ ये जो तजाद है ना, और मेरे ख्याल में इसमें ये तजाद नहीं, मुनाफकत और बेईमानी है। जो मैंने पहले बात हमें की मना ना, किया कि गया तमाम इसमें। सेक्टर्स को, जिसमें आप देखें ना, एक देखें इंसान है, उसने खाने पीने से अलावा बहुत सारी ज़रूरियात है ना, जैसे अभी इन्होंने निशानदेही की है गैस की। देखें, ये बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने उठाया कि
आम घरों में या नेचुरल गैस तो आ नहीं रही। अब हर घर में एक एक साथ सिलेंडर रखा हुआ है कि चले बैकअप पे, तो जहां पे आपकी गैस 170 रुपये अनाउंस किया, अब 200 रुपये मिल रही है। अच्छा, डॉलर कम हो गया है और चीज़ें कम हो गई हैं, उनसे पूछेंगे जी पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, आज ही अनाउंस हो जाए ना 300 रुपया, तो उन्होंने उठा के वही कहना जी नया आ गया। तो ये उनको चेक करने वाला कौन है? सिविल डिफेंस। अब ऊपर से कोई आएगी उनको मुसीबत, तो वो सारा एक रोड सील कर देंगे। भाई हादसात हो रहे हैं, हर जगह खुली गैस बिक रही है, उसका कोई मैकेनिज्म, इनके सारे एसओपी बने होते हैं, यानी माहौलियात से लेके शुमारियात तक तमाम के एसओपी बने हुए हैं, बड़े अच्छे बाइलाज बने हुए हैं। क्योंकि जब आपके बाइलाज बनते हैं उस पर डिबेट होती है, सारा कुछ होता है, उसके बाद उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। वजन चेक करने वाले इदारे हैं, जैसे ये हमारा डीओ इंडस्ट्री है, उनका क्या काम है कि जहां पे आप मार्केट में भी चले जाइए, मिला चौक में जो फल बिक रहा है, कभी आप वहां से लेके जाएं 2 किलो मैंगो और घर जाके आप कंप्यूटराइज कंडे पे तोले वो 2 किलो नहीं होंगे। जगह जगह पे जो है ना वो अवाम ही अवाम को डस रही है। और ये तभी तो कहा जाता है ना कि जिस तरह की अवाम हो उस तरह का हुक्मरान जो है मुसल्लत कर दिया जाता है उस पर। ऐसे ही है। तो ये गवर्नमेंट आती जाती रहती हैं, लेकिन सूरत हाल अगर चेंज नहीं होती तो इसके पीछे मुनासिब कौम हमें भी चेंज करना चाहिए। यानी मुख्तलिफ जो अदवार में पोलिटिकल गवर्नमेंट्स आती हैं उनको तो क्रिटिसाइज करना मेरा और आपका राइट है कि जो हम लोगों को अवेयरनेस देंगे, जो जो सेक्टर में हम बैठे हैं, जो हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। लेकिन मेरे पे भी फर्ज है और आम भी फर्ज है कि वो अपने हाथ है। दूसरा, ये चीजें जो अदारे हैं उनको जगाना चाहिए आपके मीडिया के थ्रू। ये देखें, हमारा शहर है, आप अपने शहर को देख लें कि अगर फर्ज करें, हमारा शहर है, आप अपने शहर को देख लें कि अगर फर्ज करें कि यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो डिप्टी कमिश्नर अगर काम कर रहा है तो उसको चेक हमने करना है कि आज यहाँ से वो सड़क बना के निकल गए हैं, सुबह मैंने खुदाई करनी शुरू कर दी है, तो उसको चेक करने वाला भी जो अदारा है उसको भी तो जागना चाहिए ना। हमारा पाकिस्तान वाहिद एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे सालाना तरक्याती जो बजट है उसको कंपेयर करें अपने हमसाया मुल्क से तो वो कहीं ज्यादा है, और हर साल सड़क बनी है। ये किस किताब में लिखा है जी कि रोड हर साल बनेगी जी जुलाई में? वो भाई बन गई या 2-3 साल, उसका मटीरियल कैसे चेक करेंगे? इसको चेक करना चाहिए। आवाम का, मेरा और आपके टैक्सों का पैसा है, इसको ध्यानदारी से लगाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। तो बिलाल साहब आपकी सबमिशन। अच्छा, ये बिल्कुल बात सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हनान, हमने ये देखा हमारे बिल्कुल बिलमुकाबिल सरगोदा रोड था, 1 साल तक वो खुदाई हुई। मैंने खुद एक रोड की निशानदेही की जो कि ईडन गार्डन से 208 चक रोड जिसे कहते हैं, जिसमें मैं मतलब जाती में। अब मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, मैंने डीसी फैसलाबाद को भी एक चीज़ कही कि और एक ऑफिसर के जरिए मैंने डीओ रोड से पूछा कि सिर्फ एक पॉइंट बता दें कि रोड बना हुआ था, न्यू बना था 6 माह पहले, इसे कट करके इसके अंदर वासा ने पाइपलाइन डाल दी, क्या वासा ने इसके पैसे नहीं जमा करवाए? वो कहते जमा हुए होंगे। मैं फिर कहाँ गए? पूरा इलाका खंडर बन गया, लोगों की आमदोरफ्त, गंदे लागे तो लोग रिश्ता ही लाके जाते पुराने वक्त में भाई साहब, और पानी जैसे आ जाए लोग तो वैसे कतराते यार उस इलाके में ना जाना, कीमतें गिर जाती सब कुछ। मुझे ये बताइए, ये सुरगोदा रोड है, लारी अड्डे को जा रहा है। लारी अड्डा में बेशतर बार कह चुका हूँ, किसी भी शहर की तस्वीर होती है, सबसे पहले मुसाफिर ने उतर गया ना, ये शहर बड़ा साफ सुथरा है, और अगर उसने गंदगी देख ली हो ना, अब उतरते सामने ज्यादा गंदगी ला रहे हैं और अगर इस रोड से हम लारी अड्डे को फैसलाबाद में आ जाए ना, कहते ना शहर ही गंदा हुआ। अब रोड भी टूटी, इतना पानी है, कीचड़ है, गारा है, गंदगी, गलाजत, हर कुछ हमें लारी अड्डे के अंदर मिलता है। और अगर उस लारी अड्डे से बाहर निकल जो तस्वीर शहर की नजर आती है वैसी तस्वीर नहीं है, लेकिन एक रोड है जिसके अंदर अगर किसी भी इदारे ने लाइन डाली है तो क्या जिला इंतजामिया, मुझे नहीं समझ आती वो कहाँ थी कि उसको जब कट लगाया गया है तो उसके अंदर जो फिलिंग की गई है वो कब होनी थी? 1 साल बाद हुई। अच्छा, फिर अब अनहोनी देखें, वो कारपेट हो गई है। कारपेट कहाँ तक हुई है? जो मिलत रोड कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज है वहां तक, उसके गेट से पीछे आगे वैसे ही वो एक तरह से कुआं नहीं है, खूह है बल्कि पूरा बना हुआ है, जिसके अंदर कोई खाई में गिर जाए तो वैसे ही गाड़ी उल्ट जाएगी। अच्छा, पीछे जब पैच लगाए हैं, अब मैं उस ठेकेदार के वैसे ही मुझे तो वो नजर आ जाए, मैं उसके हार पहनाऊं, बल्कि वो जूतियों के हार पहनाने चाहिए कि जो पैच थे उसने सिर्फ अपना पैच कवर किया है, उस सड़क को काटते हुए जो पैच लगे हैं वो किसने पूरे करने थे? फॉर एग्जाम्पल, आप बोले दी झुग्गी से जब टर्न करते हैं लारी अड्डे की तरफ, एक ऐसे कट है भाई, ये कट तभी लगा था जब आपने लाइन डाली है,
तो उस कट के ऊपर क्यों नहीं डाला? उस कट के ऊपर कितनी लुक है, मैं कहता हूँ लोगों के रैंप बना दिए हैं, उसके ऊपर लुक नहीं डाली। आप सिर्फ अंदाजा लगाएं कि हमारी नाहली क्या है, रोड ऐसे जा रही है, उसके साइड पे 4-5 पैचेज हैं, उसमें वो लगाना गवारा नहीं किए, वो सीधी अपनी कारपेट करके अपनी जान। और कमिश्नर साहब ने इसके ऊपर मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा पॉइंट स्कोरिंग की होगी जी, मैं बनवा रही हूँ रोड। आसान नहीं है शहर के भाई, ये तो हम आपका शुक्रिया इसलिए अदा करेंगे कि एक अजाब से जान छुड़वा दी है जो 1 साल से हमारे घरे आप लोगों की तरफ से पड़ा हुआ था। और कमिश्नर का क्या कहना है, उनके ऑफिस की बैक साइड की रोड देख लें, उससे 3 माह हो गए हैं, खाका लगा हुआ, वाटरमाउंट हुए हैं, उसका कुछ नहीं हो रहा। रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर और जो तरक्याती ये प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनके अंदर बहुत मार्जिन मौजूद होते हैं, फंडिंग मौजूद है। वज़ीर आला ने रिलीज किए हैं पैसे, आपको खुद याद है जब वज़ीर आला फैसलाबाद आए तो वो आवाम से पूछ रहे थे कौन कौन से तरक्याती काम होने वाले हैं बताएं। इसका मतलब है कि इंतजामिया बिल्कुल खामोश तमाशा ही है, वो ये नहीं तक बताने वाले। अब आपको मैं एक प्रोजेक्ट बताता हूँ जो कि साबिक दौर में पूरा हुआ था, कश्मीर अंडरपास, उसके चारों साइडों पे स्लिप्स है, सर्विस रोड है, और चारों स्लिप्स ज़ाया कर दी हैं। भाई साहब बेहतर जानते होंगे, आप अगर किनार रोड की तरफ आए वहां से भी बंद है, आप कश्मीर पुल की तरफ से मतलब 208 की तरफ से आए वो भी बंद कर दी है, आप कश्मीर पुल से इधर को किनार के ऊपर जाए एक्सप्रेस वो भी बंद कर दी है। सिर्फ एक स्लिप चल रही है जो कि बिल्कुल लीस्ट लेफ्ट साइड के ऊपर शहर की तरफ से आके आपने अमीन टाउन की तरफ टर्न करना है। 3 स्लिप्स नहीं बनाई, बंद कर दी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल आपने ठीक कहा। नाकामी है कि आपसे एक नक्शा नहीं सही बना। इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, इनको डिस्कस करें तो हल करने की तरफ भी जाना चाहिए इनको। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सही निशानदेही कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज के शो में आने के लिए। इसी के साथ वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारा सेकंड हाफ स्टार्ट हो चुका है और सेकंड हाफ के अंदर हमारी कोशिश होती है कि एशिया ख़ुरनोश के हवाले से आपको आगाह किया जाए सबसे पहले, और आज के रेट्स क्या होंगे जिसके अंदर सब्जियां, फ्रूट्स, गोश्त और दीगर चीज़ों के रेट्स जो हैं वो मार्केट कमेटी की तरफ से लिस्ट पब्लिश करके बताया जाता है और गुज़श्ता रोज़ की निस्बत उससे कंपेयर भी किया जाता है। आज रेट्स क्या रहेंगे देखेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट आज के भाव में। बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद होंगे। बिलाल, बताइएगा क्या सूरत हाल है, मार्केट कमेटी की तरफ से जो लिस्ट पब्लिश की गई है उसके मुताबिक रेट्स क्या हैं आज? जी बिल्कुल, मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज बुध की रेडली जो है जारी कर 235 से 237 रुपए दर्जन पे जा चुके हैं। सब्जियों में मुसलसल तीसरे रोज भी आज तेजी देखी जा रही है। आलू 2 रुपये महंगा हुआ है, 70 से 72 रुपये किलो। टमाटर 5 रुपये सस्ता हुआ है, 65 से 60 रुपये किलो। घिया तोरी 20 रुपये महंगी हुई है, 65 से 50 रुपये किलो, 85 रुपये किलो। टिंडे 5 रुपये महंगे हुए हैं, 100 से 105 रुपये किलो। करेला 10 रुपये महंगा हुआ है, 70 रुपये से 80 रुपये किलो। घिया कद्दू 10 रुपये महंगे हुए हैं, 55 रुपये से 65 रुपये किलो। बैंगन 10 रुपये महंगे होते देखे जा रहे हैं, 45 से 55 रुपये किलो। मटर सब्ज 30 रुपये सस्ते हुए हैं, 290 से 260 रुपये किलो पे आए हैं। शिमला मिर्च 10 रुपये महंगी हुई है, 105 से 115 रुपये किलो। भिंडी तोरी 40 रुपये महंगी हुई है, 45 से 85 रुपये किलो। अरबी 15 रुपये सस्ती हुई है, 170 से 155 रुपये किलो पे पहुंच चुकी है। अगर बात करें फलों की तो फल मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम दिखाई देते हैं। सेब सफ़ेद 220, केला 230 रुपये दर्जन पे, फालसा 180 रुपये, जबकि आड़ू 160, तरबूज 40, गर्मा 110 रुपये पर बरकरार है। ऐसे ही खुबानी 5 रुपये महंगी हुई है, 180 से 185। आम अनोरटोल 140 पे, आम दुसहरी 120 पे है, आम सिंदड़ी 125 रुपये किलो पे है, आम लंगड़ा 70, आम मालदा 75 रुपये किलो पे बरकरार है। कीमतों के अंदर जो इस हफ्ते के अंदर फ्लक्चुएशन देखें तो माली साल के आगाज़ के साथ ही जो गुज़िश्ता महीने की इन्फ्लेशन थी वो तो नीचे आई, लेकिन अगर इस महीने के आगाज़ के अंदर देखें तो मुसलसल 3 रोज़ से सब्जियां महंगी होती दिखाई दे रही हैं, फल मुस्तहकम है, जबकि सस्ता प्रोटीन सस्ता हो रहा है, लेकिन अंडे फार्मी जो हैं वो महंगे होने का सिलसिला जारी है और मौसम गर्मा के इस मौसम के अंदर बुलंद तरीन सतह के ऊपर इस वक्त बरकरार है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल, आप सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। ये तो मार्केट कमेटी की तरफ से जो लिस्ट पब्लिश की गई उसके मुताबिक रेट्स जो हैं वो आपको बताए जा रहे थे, लेकिन अब सेकंड हाफ के अंदर आपको पता होता है कि हमारे गेस्ट भी चेंज होते हैं और हम नए मौजू के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। आज स्पोर्ट्स के हवाले से खास तौर पर गुफ्तगू करेंगे। शहर फैसलाबाद में स्पोर्ट्स की सूरत हाल कैसी जा रही है, ख़वातीन हों, मर्द हजरात हों, कितने नई जनरेशन नौजवान हैं जो कि स्पोर्ट्स की तरफ राग़ब हो रहे हैं। साइकिलिंग के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, साइकिलिंग एसोसिएशन के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा
खेल है जो कि ना सिर्फ माजूद चाहूँगा लड़कों में बल्कि लड़कियों के अंदर पॉपुलर होता दिखाई दे रहा है। अक्सर औकात हम जब कनार रोड पे जा रहे होते हैं तो ट्रैक्स ना होने की वजह से बहुत सारे नौजवान जो कि इस खेल के अंदर अपना नाम बनाना चाहते हैं वहाँ पे ट्रैकिंग करते हुए और साइकिलिंग करते हुए वहाँ पे नज़र आते हैं। और इसके साथ साथ ग्राउंड्स की क्या सूरत हाल है, ग्राउंड्स कितने मौजूद हैं, कॉम्प्लेक्सेस कितने मौजूद हैं, कितनी सहूलियात स्पोर्ट्स मैन और वुमेंस को दी जा रही हैं शहर फैसलाबाद के अंदर, इन चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनका तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ मलिक उस्मान माविया मौजूद होंगे जो कि डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं एथलेटिक एसोसिएशन फैसलाबाद के। आपको वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। और उनके साथ साथ जावेद सत्तार हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि प्रेसिडेंट है साइकिलिंग एसोसिएशन फैसलाबाद के। आपको भी वेलकम करते हैं जी। तो पहले जो है मलिक उस्मान की तरफ चलते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। उस्मान बताइएगा कि स्पोर्ट्स के हवाले से फैसलाबाद में कौन से काम हो रहे हैं, कोई नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और कितने बच्चे हैं जो कि इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्या उनकी तादाद बढ़ रही है या कम हो रही है? सर जो स्पोर्ट्स है उसमें तो बहुत सारी गेम्स आ जाती हैं, तो मैं तो सिर्फ अभी बाकी गेमों की तरफ नहीं जाऊंगा। एथलेटिक्स की बात करूंगा तो एथलेटिक्स शुरू से एक ऐसा खेल था जिसमें बच्चे आते नहीं, उनको लाना पड़ता था। जो ग्राउंड्स की सूरत हाल है, जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं बच्चों को, वो इतनी कम है कि कोचेज़ भी ग्राउंड में कोचिंग करवाना छोड़ गए हैं। और अगर ग्राउंड की सूरत हाल देखें तो एथलेटिक्स ट्रैक और फैसलाबाद, जो फैसलाबाद में एक ही ट्रैक है और पहला ट्रैक बना था, वो जब बना था उसके 6 महीने के बाद वो एक्सपायर हो गया था। यानी कि आप उसका हिसाब लगाएं कि उसने आज तक कोई आउटपुट नहीं दिया हमें। जो ग्राउंड्स हैं, जैसा कि अभी जो मैं अगर बात करूंगा स्पोर्ट्स के बजट के ऊपर, तो अभी बजट में जो स्पोर्ट्स का जो फंड मंजूर हुआ है करोड़ों में मंजूर हुआ है, लेकिन वो सारा जाना है, वो जाएगा सिर्फ और सिर्फ जी मेंटेनेंस के ऊपर, नई ग्राउंड्स के ऊपर, नए कम्प्लेक्सेस के ऊपर। उन चीज़ों का आउटपुट हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। अगर हम बात करें 2005 से पहले की, तो जब ऐसे बजट मंजूर होते थे प्लेयर्स के लिए महीनों के कैंप अनाउंस किए जाते थे। अभी प्लेयर्स के लिए कैंप ही कोई नहीं है। अगर प्लेयर की बात करें तो फैसलाबाद में अगर 100 प्लेयर है ना एथलेटिक्स का, उनमें से 1 या 2 प्लेयर वो होंगे जो कि ऊपर तक जाएंगे, वो होंगे जो अपने टैलेंट के ऊपर जाएंगे। उसके ऊपर हमारा कोई भी कोचिंग की हम कहें तो 50% कोचेज़ की इन्वॉल्वमेंट तो है, क्योंकि वो ग्राउंड में टाइम दे रहे हैं। फैसिलिटीज होती है ना, वो नहीं है। इधर बात डिपार्टमेंट की नहीं, इधर लोकल प्लेयर्स के जो बिल्कुल यंग प्लेयर अभी ग्रास रूट लेवल से उठ रहे हैं और उन्होंने अच्छे लेवल पे परफॉर्म करने के लिए अच्छी उम्मीदें लेके इस गेम की तरफ आते हैं, सेहतमंद एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। लेकिन वो होता ही है कि वो 4 महीने 5 महीने बच्चे ग्राउंड में जाते हैं, एक आध इंजरी लेते हैं और घर को चले जाते हैं। ग्राउंड्स की हालत इतनी खस्ता है कि बच्चों ने ट्रैक को छोड़कर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का फिर से रुख कर लिया, जो आज से 2005-6 में लोग पहले उधर करते थे ट्रेनिंग। फैसलाबाद में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही जो गेम्स हैं क्रिकेट की निस्बत इन सब के साथ वो सतीली माँ वाला सलूक किया जाता है। अब हमारे जो नए पंजाब के मिनिस्टर स्पोर्ट्स आए हैं, वो माशाल्लाह से स्पोर्ट्स से उनका ताल्लुक है, वो वर्किंग भी कर रहे हैं, लेकिन वो वर्किंग सिर्फ उस चीज़ों के ऊपर करी जो पिक्चर उनको दिखाई जाती है। पिक्चर के पीछे क्या है ये उनको भी नहीं पता, क्योंकि वो प्लेयर उस गेम के प्लेयर हैं जिन्होंने कभी वो तनज़री देखी नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि प्लेयर, जब हम गेम करते थे, एक दफ़ा हम लाहौर गए खेलने के लिए तो हम लेट हो गए, रात सारी बाहर जो मस्जिद की चटाई होती है ना उसके ऊपर सोए। वो चीज़ें तो उन्होंने देखी नहीं है। लोकल बसों में सफ़र करके दूसरे शहरों में जाके खेलना, ये तो उन्होंने देखा ही नहीं है। ये जिन्होंने देखा है वो सब कुछ छोड़ छाड़ घरों में बैठे हुए हैं। कोई भी पर्सन, कोई कोच अगर इस टॉपिक को हाईलाइट करता है तो वो निशाना इबरत बन जाता है, उसके वो हर चीज़ बंद हो जाती है। अब सईद अजमल क्रिकेट ग्राउंड है, वो प्राइवेट ग्राउंड टाइप, वहाँ पे सब कुछ चल रहा है, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ भी साथ मौजूद हैं, प्लेयर आते हैं वो अपने कुछ अमाउंट ड्यूज़ वगैरह जमा करवाते हैं, क्रिकेट करते हैं, बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा है। सेम ऐसे ही एथलेटिक्स में भी है, क्लबों की फ़ीस है, प्लेयर्स कुछ ना कुछ पैसे भी देते हैं, कोचेज़ पैसे जमा करवाते हैं। यकीन माने कि वॉशरूम में जाने के लिए वॉशरूम नहीं है। ये तो मेहरबानी है सईद अजमल की कि उसने वो वॉशरूम यूज़ करने की इजाज़त दी है, वरना हमारे प्लेयर बेचारे घर से वॉशरूम करके आए और घर ही जा करें।
ठंडा पानी पीने के लिए इंतजाम नहीं है वहाँ पे। ग्राउंड के अंदर कहीं ना कि कूलर भी पड़ा है, वो भी मौजूद नहीं है। तो इश्यूज तो फिर इतने सारे हैं, तो किस तरह से सर्वाइव करता है प्लेयर? सर्वाइव देखें, अगर सर्वाइव की बात है, सर्वाइव वो प्लेयर कर रहे हैं जो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में है या जो नेचुरल टैलेंट के ऊपर आगे पहुंच रहे हैं, वो सर्वाइव कर रहे हैं। वरना जो पीछे जितनी भी होंगे वो सब गेम्स की तरफ उनकी इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। इंटरेस्ट देखें ना, जैसे मैं बात करता हूँ प्राइवेट स्कूल में पीटी टीचर होते हैं, वो बच्चों को बड़ी इंटरेस्टिंग सी गेम्स करवाते हैं, बच्चों को इंटरेस्ट पैदा होता है, बच्चे अगले दिन और एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं। इंटरेस्ट ही नहीं है, बच्चे इंटरेस्ट इसलिए छोड़ देते हैं, यार ये तो ग्राउंड ही ऐसा है हमारा। आप शाम को किसी दिन विजिट करें एथलेटिक्स ट्रैक, आपको सब पता चल जाएगा क्या सीन है। जो वहाँ पे लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं वो मजबूरी के तहत कर रहे हैं, जगह ही और कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा। आप क्या कहेंगे जी सत्तार साहब? पहले तो भाई ने बात की अभी नेशनल गेम्स हुई हैं 73, उसमें कोई कैंप ही नहीं लगा किसी चीज़ का। कैंप ट्रायल होने थे, चुनाव हो गया, ट्रायल ही नहीं हुआ। जो टैलेंटेड बच्चे थे वो घर बैठ गए, जो सिफारशी थे वो गेम पे चले गए। दूसरी बात, कैंप लगता एक बच्चा कुजरा वाले से है, एक बच्चा फैसलाबाद से है, कोई तांदला वाले से है। कम से कम टीम वर्क तो होता उनका। कहते हैं रिजल्ट 100% दें, कहाँ से मिलेगा रिजल्ट? टैलेंट तो घर बैठ गया है, रिजल्ट किधर से आना? नर्सरी तैयार करें, बच्चों को इस लेवल पे लेके हैं, ये उनको क्या पता? जो ऊपर बैठे हैं एसोसिएशन चला रहे हैं, उनको क्या पता? वो तो बैठे हैं बस जी, ये हो रहा है वो हो रहा है, कागजी कार्रवाई पूरी हो रही है। तकलीफ होती है। पौधा लगाएं, उसको ऊपर लेके आए, फल तक पता होता जिसने पैदा किया, उसको लगाया, उस पर वर्क किया, उसको आगे लेके आया। माँ बाप को पता है कैसे उन्होंने यहाँ तक तावन किया, मशक्क़तें की। लेकिन एक बच्चा नेशनल लेवल खेलने वाला वो घर बैठ जाता है। ग्राउंड की बात की भाई ने, ग्राउंड तो है हमारे पास, तो है ही नहीं, ट्रैक ही नहीं है फैसलाबाद में। कोई एक ट्रैक नहीं होता तो बंदा कह देता है प्लेयर कहाँ से आ जाएं। 73 नेशनल गेम्स कोयटा में जो हुई है, उसमें साइकिलिंग के अगर 100 बच्चे थे डिपार्ट के साथ, यानी टोटल साइकिलिंग जिन्होंने की 100 से, तो 60 बच्चे जो थे, बच्चियाँ थी हमारी थी फैसलाबाद से। अल्हम्दुलिल्लाह। टैलेंट कहाँ ले जाएं, कुछ करे तो सही। हमारे डीसी साहब, अब आई है फंडिंग आई थी जो अपने वज़ीर साहब ने दी थी स्पोर्ट्स के लिए, किसी को पता ही नहीं, यूज़ ही नहीं की, वापस चले गए, रिटर्न हो गया फंड। 1.5 करोड़ रुपया फंड आया था, किसी को पता ही नहीं। तो वो किसने यूज करने हैं? आप कोई दरख्वास्त दें, कोई अपने इश्यूज बताएं। जाते हैं, फंड ही नहीं है जी। एक बार 1000 बार कोई ऐसा इवेंट बता दें जो इन्होंने करवाया हो डिपार्ट ने, जस्ट बैनर के सिवा। फ्लैक्स लगा दें हमारी, बता दें कि ये इसने किया है। किसी ने आज तक ट्रॉफी दी हो बच्ची को, किसी ने इवेंट रखा हो। साइकिलिंग के लिए क्या मुश्किलात हैं यहाँ? साइकिलिंग के लिए भाईजान सबसे पहले अपना कोई ट्रैक का कोई ट्रैक ही नहीं है। रोड पे जाते हैं बच्चे, वो शाहकोट रोड पे चले जाएं, वो एक्सप्रेस वे पे चले जाएं, जहाँ कहीं का टाइम मिलता है बेचारा वो जाता है। कोई एक्सीडेंट में भी ज़ाया हो जाते हैं, कोई कुछ हो जाता है। पुलिस वाले तंग करते हैं, रोड पे निकलो तो बच्चों को। साइकिल वालों को भी तंग कर? किस तरह से, क्या कहते हैं जी खलल पैदा होता है ट्रैफिक में। ये तो मैं नई बात सुन रहा हूँ आपसे। पकड़े गए, मैं छड़वा खुद लाया, ऐसा तो जुमरा पकड़ के ले गया बच्चों को। अच्छा जी, मैं खुद लेके आया उसको एक्सप्रेस वे पे पकड़ा गया। एक्सप्रेस वे पे। उन्होंने कहा किससे इजाजत लिए, जाएं कहाँ बच्चे, यानी घरों के अंदर चलाएं। एक्सप्रेस वे पे साइकिल लेके जाने की इजाजत नहीं है। है। और उनको पकड़ा जुमरा की पुलिस ने? जुमरा की पुलिस ने। क्या नाम था एसएचओ का? उन्होंने पकड़ के, मुझे अब नाम तो नहीं याद, ये काफी पुरानी बात है। पकड़ के उन्होंने एक्सप्रेस वालों ने जुमरा वालों को दिया, जुमरा फिर गए, हम जाके छुड़वा के ले गए बच्चों को। इवेंट रखा वहां पे, अपना डीसी साहब से हमने इजाजत ली, वहां कैंप लगाया हुआ था प्राइज देने के लिए बच्चों का, वो खाड़ के ले गए। कौन लेके गया? पुलिस वाले।
नहीं अच्छा, फिर इसमें भी इजाजतनामा जाके दोबारा फिर उनको दिखाया, फिर बात करवाई डीसी साहब के अपने पीए से, फिर जाके सामान में इसमें दो चीजें होती हैं। आप देखें कि आपको पुलिस वाले लेके जा रहे हैं या पेट्रोलिंग पुलिस वाले लेके? पुलिस वाले, पेट्रोलिंग का तो रोल ही कोई नहीं। वो सब एक्सप्रेस वे वाले जो पुलिस है वो लेके जाती है, वो वही जाकर मुतलका वो पेट्रोलिंग पुलिस भी वहां पे होती नहीं, है। पेट्रोलिंग नहीं, तो आप पता करें ये किस थाने की पुलिस है? ये चकजुमरा की। चकझुमरा की पुलिस है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी जाएं, ऐसे कोई बात हो, वीडियो लाजमी बनाइएगा। मुझे नाम नहीं याद आ रहा है जी, आप बापड़ा सिटी में आपके रहते हैं, कोई रिपोर्टर हैं सिटी 41 के, वो जाके साथ लेके, फजील साहब, फजील साहब शायद थे मे भी, वो बापड़ा सिटी में बिलोंग करते हैं, उधर रहते हैं, वो साथ गए हमारे जाके लेके। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा कोई केस हो, पुलिस वालों से वीडियो बना के सवाल जरूर पूछिएगा कि आप किस जुर्म के तहत इनको लेके जा रहे हैं, ताकि आपके पास रिकॉर्ड हो। कल को कहते हैं जब साइकिलिंग इधर करते हैं, बच्चे आते हैं रोड पे तो हादसा होते हैं। वो हादसा क्या बच्चों को ट्रेन नहीं किया जाता कि आप एक लाइन में रह के जो है वो साइकिलिंग की जाए? लाइन अगर ये इस जगह पे इशू आ रहा है, हमें ट्रैक दिया जाए, हम वहां पे जाकर ट्रेनिंग करें। ट्रैक पे बहुत बार बात की है भाईजान, जगह भी है, ये नहीं कि जगह नहीं है, एक्सप्रेस वे के साथ जगह है, इधर कनार रोड पे उसको छोड़ दें, इधर सरगोदा रोड पे जगह है, बनाना हो कहीं भी बन सकता है। तो आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए फिलफॉर इसके ऊपर? फिलफॉर सबसे पहले तो ट्रैक ही होना चाहिए, ताकि जो भी बच्चा नर्सरी से हम तैयार करते हैं वो यहाँ से मेहनत करे, हमारा भी नाम रोशन करे, इनका भी नाम रोशन करे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फैसलाबाद से नेशनल खेल चुके हैं बच्चे, इंटरनेशनल खेल चुके हैं। अभी भी जो नेशनल गेम हुई है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बताया कि 60 बच्चे से, तो उनमें से कम जो मेडल आए हैं 15 मेडल गोल्ड फैसलाबाद में, वो बच्चियों के भी हैं बच्चों के भी हैं। मैं कहता हूँ कि खुदा का शुक्र अदा करें कि हमारे फैसलाबाद की बच्चियाँ, बच्चों के पास नहीं ट्रैक है, बच्चियाँ घर में, हमारी छोटी छोटी अकेडमी बनाई हुई है हम लोगों ने, वहाँ पे वो बच्चियाँ मेहनत करके मेडल ले रही हैं, नेशनल हैं। पेट्रोल के सिग्नेचर प्लेयर्स को क्या दिया? कुछ भी नहीं। वो 90 करोड़ रुपया वो ऐसे ही चला गया, उसका हिसाब आपको पूरा मिल जाएगा, क्योंकि ये जो आला ओहदेदारान हैं इनके पास हिसाब पूरे होते हैं, प्लेयर्स के लिए कुछ नहीं होता। अगर प्लेयर्स के लिए कुछ हो, मैं ये नहीं समझता कि हम लोग किसी मुल्क से, अगर हम एथलेटिक्स की बात करें, किसी भी गेम की बात करें, क्रिकेट सिर्फ 8 से 10 ममालिक में खेली जाती है, एथलेटिक्स पूरी वर्ल्ड में खेली जाती है। एक लड़के के ऊपर मेहनत हुई है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में, यहाँ पे अगर मैं जनरल अकरम साई का शुक्रिया अदा ना करूँ तो वो ये बात बिल्कुल भी गलत होगी। उन्होंने उस एक बच्चे का पाकिस्तान कैंप लगाया, सिर्फ एक का, यानी एक का ही लगा दिया। इस्लामाबाद में 2-3 दफ़ा गया, वो उधर कैंप में होता था अपने कोच के साथ, अरशद नदी, उसने मुल्क का नाम रोशन किया, मेडल लेके आया, एक मेडल लेके आया वो। क्रिकेट भी अगर हम जीतते हैं ना तो एक मेडल मिलता है। अगर हम जो एथलेटिक्स के 22 इवेंट हैं, 22 को मल्टीप्लाई 2 के साथ को पूरे पाकिस्तान से 44 प्लेयर, 44 प्लेयर्स का कैंप लगा दें पाकिस्तान में, सारा साल कैंप चलता रहे। बाहर के मालिक में कोई छोटे छोटे कंपटीशन होते हैं, जैसे एशियन चैंपियनशिप आ गई, हमारी टीम ही नहीं गई, सैफ गेम्स आ गई, टीम नहीं गई, उधर ये इन लोगों को भेजें। जो बजट है वो बजट किधर जाता है? वो बजट जाता है सिर्फ वो कागजी कार्रवाइयाँ पूरी करने में। ये ट्रैक बन गया जी, वो उखड़ गया जी, उसको पैच लग रहे हैं जी, ये जी कम्प्लेक्स के पंखे खराब हो गए जी, ये जी फलां पेट्रोल खर्च हो गया जी, दिहाड़ियों के तरीके अपनी दिहाड़ियाँ पूरी हैं, प्लेयर बेचारा पिसा गया है। स्पोर्ट्स अगर तरक्की नहीं कर रही, उसकी सबसे बड़ी वजह ये आला ओहदेदार, जिनको आप एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट लें, उन्होंने अगर 1000 रुपये का भी बजट लगाना है ना, वो 6 जगह पे उसके पहले साइन करने पड़ते हैं, कितने लाना है, की करना है, कौन जा रहा है साथ, ये चीज़ लेके आनी है, एक कोटेशन और लेके आओ, ये कर लो। इधर कोई पता ही नहीं है, बिल दो, चलो जी ओके। तो ये मामला तब किस तरह बेहतरी की तरफ जाएंगे? सर जी ये मैं कहता हूं कि इनको डरना चाहिए रब से, उसके अलावा तो हल ही कोई नहीं है। आप एक और चीज़ नोट कर लें, जिस टाइम बजट अनाउंस होता है उस टाइम पीएसबी का डायरेक्टर स्पोर्ट्स एक नया बंदा होता है, उसने आना है, अपनी ग्राउंड मंजूर करवानी है, जिधर जिधर ग्राउंड वो अपने प्रोजेक्ट्स ओके करवा के, वो करोड़ों रुपया उधर लग गया जी, ये लग गया तो वो लग गया, सब काम खत्म। किसी डायरेक्टर स्पोर्ट्स ने, पीएसबी के, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर स्पोर्ट्स ने आज तक आगे ये नहीं कहा
कि जी 40 प्लेयर का कैंप लगा दो। क्यों लगाएं कैंप जी? कोचेस को बुलाना पड़ेगा, प्लेयर्स को बुलाना पड़ेगा जी। प्लेयर्स का, मैं एक छोटे से इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर स्पोर्ट्स हूँ, छोटा सा। हमारा मेरा एथलेटिक्स है ना, या क्रॉस कंट्री है, मैं उसका मेरा कैंप 1 महीने का है। मैंने अपने घर पे लगाया, अपने डेरे पे बच्चे 12 बच्चे उधर सोते थे, होटल से खाना आता था, उनको खाना खिलाते थे। उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी? उन्होंने जी क्रॉस कंट्री फैसलाबाद में फर्स्ट। कितने दिन का कैंप? सिर्फ 15 दिन का कैंप, क्योंकि अलग अलग शहरों से थे, उनको कंबाइन करके ट्रेनिंग करवाई कोच ने। अगर यही काम ऊपर वाली सतह पर हो तो रिजल्ट नहीं आएंगे। इसकी मिसाल अरशद नदीम है, उसने थोड़ी सी एफर्ट की, शाइन उसकी नजर आई, उसको पाकिस्तान कैंप मिल गया। बाकी प्लेयरों को पाकिस्तान कैंप देना। अगर आज एक बच्चा फॉर एग्जांपल 400 मीटर का टाइम कर रहा है 48 पॉइंट समथिंग, अगर उसको 2-3 माह का कैंप मिलेगा वो 46 करेगा। यहां पे हमारी फेडरेशनों की लड़ाई नहीं खत्म होती। ओलंपिक एसोसिएशन की लड़ाई होगी फेडरेशन से, फेडरेशन की उसके साथ, ये आपस में लड़ते रहेंगे। नुकसान किसका? ही प्लेयरों का। अच्छा, उनकी लड़ाई में नुकसान उनका नहीं होगा, नुकसान प्लेयर का होगा। उनको उनकी डीलिंगें मिलती रहनी। अगर स्पोर्ट्स बोर्ड में चले जाएं, उनको उनकी डीलिंगें मिलती रहनी है। उन्होंने अगर इस्लामाबाद से लाहौर आना है ना, उनको फ्यूल के पैसे मिल जाने हैं, प्लेयर बेचारे को नहीं मिलने। बिल्कुल, हम इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। उस्मान हमारे साथ मौजूद है। उस्मान, मैं चाहता हूँ ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे आप वहीं से कंटिन्यू। बातें सर अगर स्पोर्ट्स को ठीक करने में शुरू हो जाए तो ये तो सारा दिन खत्म होगी। लेकिन बस मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आला ओहदेदारान से कि काइंडली जिस चीज़ के लिए हम लोगों को हायर किया गया है ना, अल्लाह ताला ने हमारी रोज़ी जिस काम के लिए लगाई गई है, हम उसके ऊपर वर्किंग करें। अच्छा, एथलेटिक्स में पहले से तादाद बढ़ी है स्टूडेंट्स की या कम हुई है? स्पोर्ट्स सर कम हुई, कम हुई है। मैं कितनी कम हुई है? 2000 मैंने उनसे एक दफ़ा रिक्वेस्ट की कि सर हम ना एक कैंप लगाते हैं बच्चों का, आगे जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप आने वाली है। उनकी मेहरबानी, उन्होंने हमें कैंप दिया। कैंप पूरा महीना चला। वो खुद से ही सारी चीज़ें अरेंज हमारे लिए होती थी, बच्चों को लिए डाइट भी, हर चीज़ मिलती थी। उसका आउटपुट क्या है? फैसलाबाद से 4 के करीब प्लेयरों के जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप में मेडल थे। अभी भी आते हैं, ये नहीं है कि वो हमने छोड़ दिया, तो रिजल्ट अभी भी है। प्लेयर्स अभी भी आते हैं। प्लेयर्स अगर हम कहना कि स्ट्रेंथ वाइज बात करें तो 1-2 गांव हैं जहाँ पे कैंप उन्होंने अपनी मदद आपके साथ लगाए हुए हैं। बच्चे आते हैं, बच्चे स्कूलों वाले आएंगे, लेकिन उसका जब आगे देखते हैं कि आगे माहौल क्या है, वो चीज़ को वहीं पे छोड़ देते हैं। बड़े बड़े प्लेयर ऐसे हैं जो कि जिनको मैं कहूँगा अगर नाम लेने पे हूँ तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी, जो जूनियर प्लेयर्स थे जिन्होंने गेम्स ही छोड़ दी अच्छी फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से। तो ये फैसिलिटीज़ अब दिलवाने के लिए कोई ना कोई इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा। आप लोग कोई एसोसिएशंस जो बनाई हैं इनको कहें कि वजारत के साथ जाके मुलाकात करें। सर एसोसिएशन का ना एक इनके पास बड़ा आसान हल है। तो फेडरेशन बैन तो वो नहीं मानते, हमें कोई भी ना माने। ये सिर्फ एथलेटिक्स की नहीं, बाकी भी 1-2 एसोसिएशन फेडरेशन सबके यही मसले हैं। कोई भी ना माने, आप अपने आप को मान के, फॉर एग्जांपल एथलेटिक्स है, उसकी 2 एसोसिएशन होंगी, दोनों को बुलाएं, यार ये हमें काम ठीक करना है, कैसे ठीक करें। अगर करना हो, नहीं करना हो तो जवाब एक है जी, तो ऊपर कोई नहीं मानता। फेडरेशन को बैन कर दिया कि लड़कों ने स्टीरॉयड यूज़ किया था किसी नेशनल चैंपियनशिप में, इंटरनेशनल इवेंट में, वो लड़कों को बैन किया, साथ फेडरेशन को बैन कर दिया। मैं इस बात को सुन के बड़ा हैरान हुआ जी, फेडरेशन को बैन कर दिया है। उसकी वजह यह है जी कि बच्चों ने स्टीरॉयड यूज़ किए हैं, बहुत गलत किया है। फेडरेशन को तो तब बैन करना, फेडरेशन के पास कोई बजट हो, फेडरेशन ने कोई 2-3 माह का कैंप लगाया हो, उनके कोच के ज़ेरे साया ट्रेनिंग हुई हो, उनके कोच ने स्टीरॉयड खिलाए हो। फेडरेशन को बैन किया, फेडरेशन को उस मुल्क में रहने का भी हक नहीं होना चाहिए। लेकिन वो फेडरेशन को तो पता ही नहीं है एक प्लेयर पीछे क्या कर रहा है। जब फैसिलिटीज़ कम होनी है, एक प्लेयर है उसकी परफॉर्मेंस को इन्हांस फिर उसने किस तरीके से करना ही है।
फैसिलिटीज़ जब पूरी देंगे तो मैं नहीं कहता कि प्लेयर्स ये सीरियड वाली साइड पे चलेंगे। बिल्कुल ठीक कहा। मुझे ये बताइएगा कि साइकिलिंग के लिए कहा जाता है कि साइकिल्स बड़े महंगे होते हैं, और आजकल तो वैसे भी महंगाई है, मज़ीद महंगे हो गए होंगे, तो अफोर्ड कर लेते हैं बच्चे ये सब? नहीं, बच्चे कहाँ अफोर्ड करते हैं। ये हमने बनाए हुए हैं छोटी छोटी एकेडमीज 2-3, उनमें बच्चों को हम अब बजाते खुद देते हैं साइकिल। वो फिर पहले एक यूज़ करता है, फिर दूसरा यूज़ कर लेता है। ये साइकिल बहुत कास्टली होते हैं। तो कुछ हैं साबित हैसियत लोग भी माशाल्लाह, बच्चे भी जो ले लेते हैं साइकिल। सबसे पहले तो साइकिलिंग तो बाद की बात है। एक रिक्वेस्ट है, वो आप राना हमार साहब से समझ लें, डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, या डीसी साहब से समझ लें, अली नान कमर साहब से, या कमिश्नर साहब से समझ लें। सबसे पहले तो हमें एक छोटी सी एकेडमी के लिए जगह दें। खा एक कमरे पे भी क्यों ना हो, एक घर पे क्यों ना हो, एक हॉल पे क्यों ना हो। होता है ये कि रूलर मिलते हैं, वो भी बड़े कॉस्टली होते हैं। रूलर लगा के बच्चों को बच्चियों को कम से कम हम एक्सरसाइज तो डेली बेस पे करवा सकते हैं। रोड पे ना निकलें, एक वीक बाद निकाल सकते हैं रोड पे, 15 दिन बाद निकाल, लेकिन कम से कम एक्सरसाइज तो डेली करें ना। दूसरी रिक्वेस्ट ये, कम से कम 4-5 ही साइकिल प्रोवाइड कर दें। जो बच्चा भी इधर आएगा अल्हम्दुलिल्लाह कैंप छोड़ दें, ना लगाएं कैंप, यही कर दें। कहीं भी कर सकते हैं, क्रीसेंट कम्प्लेक्स पड़ा हुआ है, हॉकी स्टेडियम, कारवां गार्ड बड़ा हुआ है, क्या गेम के लिए कोई जगह नहीं? जस्ट एक शॉप फ्री कर दें, जैसे गवर्नमेंट की है, उस पर बना दें। सुबह का टाइम सारा ट्रैक ही है, समझ लें खाली होती है वो जगह, बच्चे उधर ही साइकिलिंग कर सकते हैं। लेकिन कौन रिक्वेस्ट भी की है, वो बोली होती है जी, वो ये होता है, वो माफिया ले जाता है भाईजान। अब इसका हल क्या है आपकी नज़र? हल ये है कि ये राणा, मैंने तीनों आपके नाम चुने हैं, बताए हैं, उनसे रिक्वेस्ट ही है वो एसोसिएशन को छोड़ दें, किसी को भी छोड़ दें। कम से कम ये तो देखें कि प्लेयर है। जितनी तवज्जो क्रिकेट पे दे रहे हैं, चलो उसका चौथाई हिस्सा ही दे दें दूसरी गेम्स पे। वहाँ 1 करोड़ फंड लगाते हैं, यहाँ लाख लगा के देखें कि बच्चे नाम रोशन करते कि नहीं करते। टैलेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, बेहद है, लेकिन उसको पालिश के लिए नहीं है कोई। कभी किसी ने भाईजान कोचिंग के लिए कैंप नहीं लगाया, कोई वर्कशॉप नहीं लगाई। मैं अगर कोच हूँ, मुझे भी ज़रूरत है, वक्त है भाईजान, तेज़ी है, मैं सीखूंगा तो बच्चों को सिखाऊंगा। कोई कभी वर्कशॉप नहीं लगी, कोई कैंप नहीं कभी लगा। अगर उनको लगना, कोच साहबान क्या करें, एक बंदा भाईजान सारा दिन मजदूरी करे, फिर आके बच्चों को एक्सरसाइज करवाए, कितनी देर करवा सकता है? जब आप उसे कुछ देंगे ही नहीं, कोई एक कोच हो, कम से कम एक कोच तो प्रोवाइड कर दें। वो जगह लें, एकेडमी बना दें, वहाँ एक फीमेल एक मेल कोचेस दे दें, कम से कम नर्सरी तो तैयार होती रहे। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है किसके लिए? यही चीज़ों के लिए है। स्कूल में हम पीटी मास्टर रखते हैं किसके लिए? कि हमारी नर्सरी तैयार होती रहे। वो तभी होगी जब फैसिलिटी होगी, जब फैसिलिटी नहीं होनी क्या तैयार होना? रिजल्ट गोल्ड मेडल भाईजान दरख्तों पे तो लगे नहीं हुए। बच्चे मेहनत करते हैं इतने, कोई ये चंडीगढ़ ले लें, फैसलाबाद डिवीज़न के जितने भी अजला हैं देख लें, किसी को पता ही नहीं साइकिलिंग होती क्या है। नाम की एसोसिएशनों ने अपनी अपनी की हुई है। वो जब किसी के अदारे के पास जाते हैं, जो भाई ने कहा जी वो आपका वो नहीं है, आप इसलिए हमारे साथ नहीं चल सकते। जो फेडरेशन है पाकिस्तान फेडरेशन, उनको अगर दोनों क्यों करते हैं ऐसा? वो मैं पूछूं जाके उनसे, ना ये भाई पूछें जाके, कोई पूछेगा तो उसका जवाब दे देना, बाकी बंदर बांट हो रही है।
और ये भी होता है ना कि जो पूछता है उससे ज्यादा दबाया जाता है। हाँ जी, अब जो हम बातें कर रहे हैं ये पता नहीं क्या रिजल्ट आना है। नहीं, आप हौसला रखें, अल्लाह ताला लेकिन बेहतरी तकलीफ करेगा, होती लेकिन है। हिम्मत करनी चाहिए। जिस शख्स में बोलने की हिम्मत नहीं है ना, वो आगे नहीं बढ़ सकता। आपको याद होगा बच्ची आई थी मेरे साथ इधर, जी जी। अलिशबा जहाज, उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड बताए मुश्किलात, मेरे से बेहतर वो बता सकती थी, बताएं क्या अमल हुआ उस पर। आप नहीं समझते हैं कि आया ये जो प्रोग्राम है हमारे इन 3 में से कोई भी नहीं देखता? नहीं, देखते तो सारे ही हैं, तभी तो आप लोग बहन चलो होते हैं। देख रहे हैं तो मैं काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे ही बुला लें यार, तुमने ये बातें की हैं, बताओ क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे हो सकता है। मिल के है ना सारे, हम मिल बैठेंगे तो होगा ना। कभी भी गेम से हट के भी कभी कॉल ही नहीं आई, भाईजान आप प्रेसिडेंट हैं, आओ बैठ के चाय पी लेते हैं, कुछ पूछ लेंगे, बैठ लेंगे, मिल बैठेंगे तो नहीं, कभी नहीं। जब ज़रूरत पड़नी है फिर कहना जी इधर आओ। मैं अब आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, ये जश्न 12 प्रोग्राम हुआ था, आपको याद होगा। वज़ीर आला साहब ने ऑर्डर कर दिया जी जश्न 12 इवेंट रखें इधर, डीसी साहब को, कमिश्नर साहबा को ऑर्डर आ गया। उन्होंने किसी को क्या पता कौन सी इंस्टीट्यूशन किधर से बच्चे, वो ढूंढो भाई कौन करवाएगा ये रेस। इससे पूछ, मुझसे पूछा, जी जी राणा साहब से पूछा, मैडम साहबा से पूछा, बच्चे ले गए हो जी किधर से? बच्चे तो तभी मिलने हैं ना अगर आपकी अकेडमी है, आपके कोच साहबान हैं, आपके पास क्लब्स हैं। 50 क्लब हैं इधर, कोई रजिस्टर्ड ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं। बच्चे ले आओ 200, किधर से ले आए जी, बस पकड़ के ले आओ, कोई साइकिल ले आओ। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 100 अब्बा बच्चे जो हमारे साइकिलिस्ट थे, पकड़ दकड़ के नहीं लाए। अनाम क्या था भाईजान? 15,000 रुपये। सरगोदा से बच्चे आए, मुल्तान से बच्चे आए, टोबा से बच्चे आए, अनाम क्या था? 15,000 रुपये। इधर रुके, उनको खाना दिया, उनको आने जाने का किराया दिया। भाईजान गेम है, क्रिकेट थोड़ी है भी कोई आया पूछता ही नहीं कोई भी, बड़ी तकलीफ होती है। आज तक हमसे पूछ लें, वो कह दें कि हमने एसोसिएशन को जहाँ पे 20,000 रुपया नाम दिया था, क्यों नहीं उन्होंने लगाया, हमसे पूछें। चले हम इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि हम स्पोर्ट्स के हवाले से इश्यूज़ जो हैं वो हमारे साथ जो आज का पैनल मौजूद था वो बता रहा था। डीसी डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली अनान साहब, उनकी अभी मुझे थोड़ी देर पहले कॉल आई है ब्रेक के दौरान, और उन्होंने कहा है कि इनके जितने भी इश्यूज़ हैं उनको हल करने के लिए कोई ना कोई रास्ता जो है वो निकाला जाएगा। और सर, सो काइंड ऑफ यू कि आपने शो देखा और ना सिर्फ देखा बल्कि इस मसले को मुकम्मल तौर पे हल करने की आपने यकीन दहानी भी दिलाई है। और यही मकसद होता है हमारा कि हम इश्यूज़ को हाईलाइट सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं कि हकाम बाला तक उन इश्यूज़ को पहुंचाया जाए। सर, मैं आपसे यहाँ पे एक और दरख्वास्त भी करना चाहता हूँ। एक तो आपको लाइन पे लेने की कोशिश की जा रही है, दूसरा मैं आपसे एक और दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमाद साहब जो कि इनके DSO हैं, उनके साथ एक मीटिंग की जाए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि 1 साल के अंदर पिछले खेलों के अंदर जितना भी बजट लगाया गया है, जिस जिस जगह पे भी लगाया गया है, वो आप एक दफ़ा उसकी इंक्वायरी करें, उनके साथ मीटअप करें, मुलाकात करें। और डीसी साहब हमारे साथ लाइन पे है जी, उनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है आपके? खैरियत हैं? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक। सर, वेलकम टू द शो। सो काइंड ऑफ यू कि सर आपने एक्शन लिया इस चीज पे। इन दोनों ने बहुत काम किया है और बच्चे जो इनके पास काम कर रहे हैं उनको बहुत सारे इश्यूज का सामना है। जैसे कि आपने सर शो में सुना भी होगा, साइकिलिंग के हवाले से हो, एथलेटिक के हवाले से हो, इनके पास ना तो ट्रैक्स हैं और जो ट्रैक्स मौजूद हैं जिनको रिपेयर भी करवाया गया था वो फिर खराब और जबूहाली का शिकार है। सर, इस पे कुछ मैं चाहता हूँ चंद वर्ड्स आपकी तरफ से। जी, मैं इत्तेफाक से इन दोनों को जानता हूँ क्योंकि जिसने बहारा में इन दोनों ने बड़ा रोल प्ले किया। हमारी एक मैराथन करवाई थी मॉरियल साहब ने और दूसरे साहब ने हमारे साथ साइकिलिंग की एक रैली करवाई थी ना, तो आई नो देम पर्सनली और अच्छे स्पोर्ट्समैन है और इनके साथ नो डाउट बच्चे भी एसोसिएटेड हैं।
तो मैं इनकी बात सुन रहा था साइकिलिंग के हवाले से, तो मैंने इसलिए आपसे रब्ता किया है कि इनको हमारे पास भिजवा दें जी। हम बैठ के इंशाल्लाह कोई ना कोई चीज निकालते हैं और इनको फैसिलिटेट करते हैं ताकि इनकी ट्रेनिंग कम अज कम जो है बच्चों की कोई अच्छा सर, यहाँ पे रिक्वेस्ट है सिंपल सी आपसे कि क्योंकि बच्चों के पास ट्रैक मौजूद नहीं है, वो कनाल एक्सप्रेस वे पे जाते हैं, वहां पुलिस वाले उनको तंग करते हैं और इनका कहना है कि कई दफा उनको पकड़ के थाने भी लेके जाया गया है, उन बच्चों को बंद किया गया है। सर कोई एक ट्रैक, कोई एक ग्राउंड जो है अगर इनके लिए मुख्तस कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है ये हमारी बड़ी अचीवमेंट होगी और आपको सुनहरे लफ्जों में याद जाएगा। सर ट्रैक की इंशाल्लाह पूरी कोशिश है, ट्रैक में करेंगे। साइकिलिंग ऑन द रोड इज नॉट सेफ, हम ट्रैक पे लेके जाएंगे जी, तो बना के देते हैं ये चीज। बस इनको को हमसे रब्ता कर लें और इंशाल्लाह सिटी 41 ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा सर, दूसरा एथलेटिक्स के हवाले से भी मैं गुफ्तगू करना चाह रहा था। उनके बहुत सारे ट्रैक्स हैं जो कि खराबी के बायस वहां पे, क्योंकि लड़कियों ने भी वहां पे ट्रेनिंग करनी होती है और लड़कों ने भी करनी होती है, तो सर थोड़ा सा आप डीएसओ के साथ अगर मीटअप करके थोड़ी सी नजरसानी करें, मेरा ख्याल है बहुत बेहतरी आ सकती है इस मामले के अंदर भी। जी आएगी, हमारे पास उनसे वो टाटर है तो जो ट्रैक फैसिलिटी है, वहाँ पे स्टेडियम है, लेकिन ये आ जाए मेरे पास, क्योंकि इत्तेफाक से इस मौजूद पर इन्होंने कोई बात नहीं की, आए तो इंशाल्लाह टेक इट अप और दोनों स्पोर्ट्स बड़ी लाजमी पंजाब के लिए, पाकिस्तान के लिए इसको बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। चलें सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये जी एक मेरे ख्याल में कि आला ज़रफ़ी का मुजाहरा जो है डीसी साहब ने किया और डीसी साहब बहुत कॉम्पिटेंट और शार्प आदमी है, उनको देखें आपका नाम भी याद है अभी तक, आप दोनों ने क्या क्या परफॉर्म किया जश्न बहारा के अंदर और किस तरह से इंतजामिया की मदद की, उनके जहन में है ये चीजें, तो ये एक अच्छे शख्स की निशानी है कि उनकी मदद जो इंतजामिया की गई वो उन्होंने भूला नहीं और ऊपर से एक्शन भी लिया गया आपकी इस बात के जो आप इश्यूज बता रहे हैं। तो मेरा ख्याल है आप शो के बाद अगर डीसी साहब के पास जाएंगे तो मसाइल का हल जो है वो यकीनी तौर पर किया जाएगा, कोई ना कोई। क्या कहेंगे आप? इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। पहले तो मैं बंडल ऑफ थैंक्स साहब का बोलूंगा, सिटी 41 का बोलूंगा कि उन्होंने प्लेटफार्म दिया तो ये आवाज उठी। उसके बाद मैं अली अनान कमर साहब का बंडल ऑफ थैंक्स बोलता हूँ कि उन्होंने हमारी आवाज़ को सुना और उस पर अमल किया। 90% तो ऐसे होता है कि सुनते हैं अमल नहीं करते, उन्होंने फौरी अमल किया, मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। फिर उनका बड़ापन यह है कि देखें उन्होंने हमारे इवेंट को देखा, हमारी मेहनत को देखा और आज अच्छे लफ्ज़ों में याद किया और कहा कि हम इनके लिए हम भी अच्छा करेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात। क्या कहें जी आप? सर मेरे पास अल्फाज बहुत कम है, लेकिन मैं सबसे तो इस प्लेटफॉर्म का शुक्रिया अदा करता हूँ और डीसी साहब का शुक्रिया अदा तो जितना कर सकूँ कम है, क्योंकि मुझे आज भी याद है जब जश्न बहारा की मैराथन का जिम्मा हमें दिया गया था तो मुझे उन्होंने एक बहुत कम रकम का जब बताया तो इतने में मैनेज करेंगे, मैंने कहा सर ये डीसी साहब करवा रहे हैं तो काइंडली इसको इस पैमाने पर करवाएं कि आपका भी नाम हो, हमारे फैसलाबाद का भी नाम हो। और इन्होंने उस टाइम भी ऐसे ही जैसे क्विक एक्शन अब लिया है ना, उसी टाइम इन्होंने लिखा कि बताओ कितने अमाउंट प्राइस है, बड़ा अच्छा इन्होंने नाम भी दिया था। इन्होंने अच्छा हमारे साथ किया था तो हमने वो अच्छा परफॉर्म किया था। देखिए जब हमारे पीछे मैनेजमेंट नहीं होगी ना हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। थैंक यू सो मच डीसी साहब, आप हमारे शो को सुन के उसी टाइम हमारे साथ आपने रब्ता किया, इंशाल्लाह हम आपके पास आएंगे और जितने भी हमारे मसले मसाइल है वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे कि हमारे घर में। सर ये वैसे एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर जो होता है उसकी ये निशानियां होती हैं कि बड़े अच्छे से कहा जाता है ना, डीसी साहब तो वैसे भी माई बाप होते हैं शहर के, तो उन्होंने नहीं शफकत का हाथ रखना होता तो किसने रखना था। अच्छा दूसरी चीज ये यहाँ पे मेरे ख्याल में डीसी साहब ने लिया, ये उनका बड़प्पन है, एक्शन लिया उन्होंने, लेकिन इससे पहले भी डीएसओ साहब आपके जो राना हमाद साहब हैं या वो नहीं, उनसे मुतलका जो दीगर अफसरान हैं जो आपसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं उनको हरकत में आना चाहिए, उनको मुतहरक होना चाहिए, वो क्यों नहीं होते? उनके हवाले से क्या? सर जब ये चैप्टर खुलेगा ना, राना हमाद साहब बहुत अच्छे बंदे हैं। एक तो मैं अगर उनकी तारीफ इसलिए नहीं कर रहा कि मेरा उनसे कोई लिंक है या मैंने उन्होंने दफ्तर नहीं बात बढ़ देना, अगर मैं गल ऐसी करूँ, राना हमाद साहब बहुत कॉम्पिटेंट बंदे हैं, उनके हाथ में कुछ हो ना वो काम पूरा करने की कोशिश करते हैं। जब ये चैप्टर खुलेगा ना ग्राउंड्स वाला और ये सब वाला, तो मुझे पता है कि राना हमाद साहब जो हमारी पूरी सपोर्ट करेंगे इसमें, हो सकता है वो शो ना सुन रहे हो लेकिन उन तक पहुंच जाएगी सारी बातें। जिस दिन ये चैप्टर खुलेगा ना उस दिन डीएसओ या टीएसओ या दूसरे अफसरान ने रब्ता क्यों नहीं किया ये भी बात सामने आ जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत से अल्फाज ऐसे कहे ग्राउंड के मतलब, वो सारे चैप्टर्स खुल जाएंगे फिर। और जिस दिन ये ट्रैक का मामला हल होगा उसके बाद ये वो
सारे कॉल्स भी करेंगे और राब्ते भी डायरेक्ट लाइव होते चलें जी, हमारी दुआ है आपके मामला जो है हल हों। शो के अब ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट, आप डिस साहब के पास जाएं, मामला को हल करें। हमारी कोशिश भी यही होती है कि यहाँ पे उन मसलों को उजागर किया जाए जिनका कोई ना कोई अरबाब इख्तियार तक आवाज़ पहुँचा के हल किया जा सके। तो हम अपनी इस कोशिश को जारी और सारी रखेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया शो के अंदर आप आए। इसी के साथ नाज़रीन, यहाँ के प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है, इसलिए हनान बुखारी को दे इजाज़त। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।